वेलकम टू सेकेंड डे सेशन। कल मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने जो कुछ भी वर्कशॉप में सीखा, सुना, समझा, वो आपने एक्सपेक्ट तो नहीं किया होगा कि ऐसा कुछ भी होता होगा। अभी तक नॉर्मली यही सोचा होगा कि एक्टिंग सीखनी चाहिए, ऑडिशन देना चाहिए, लोगों से मिलना जुलना चाहिए, लेकिन इन डेप्थ हिडन रूप में कितनी चीजें काम करती हैं, कल उसमें से आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। आया समझ में? ओके, तो ये वो चीजें थी जो काफी अनुभव करने के बाद, काफी एक्सपीरियंस लेने के बाद लोगों को मिलती हैं, क्योंकि ये सारे सेल्फ एक्सपीरियंसेस हैं। जब आप खुद से अनुभव करते हैं, खुद से एक्सपीरियंस लेते हैं, तब जाके ये चीजें 2, 3, 5 साल में पता चलती हैं। लेकिन वो चीजें आपको पूरी की पूरी कुछ घंटों में, एक दिन की क्लास में ही मिल गई। तो ऐसा मुश्किल भी हो जाता है कि जब कोई चीज आपको बहुत जल्दी मिल जाती है, जिसका आपने खुद अनुभव नहीं किया होता, एक्सपीरियंस नहीं लिया होता है, तो उस चीज की उतनी वैल्यू भी नहीं रह जाती है। मान लीजिए ये सब हासिल करने में मुझे 1, 2 साल, 3 साल लगे थे, तो मुझे मालूम है इसकी कीमत क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। मैंने अपना बहुत सारा समय, बहुत सारी मेहनत इस पे लगाई है। लेकिन क्योंकि ये पूरी की पूरी जानकारी, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, स्ट्रेटजीज आपको कुछ घंटों में, एक दिन की क्लास में मिल गई है, तो गलती से भी ये गलती ना होने पाए कि इसको आप विदाउट वैल्यू खर्च कर दें। आप इस क्लास को इसी तरह से जिए कि ये आप अनुभव ले रहे हैं, क्योंकि मैं सारी अप्रोचेस प्रैक्टिकल बता रहा हूं, सारी स्ट्रेटेजीज वो बता रहा हूं जो या तो मैंने खुद की हैं या किसी को करते हुए देखी। तो मैं यहां पर शुरू में ही डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि प्लीज एक एक पॉइंट को, एक एक सेंटेंस को, एक एक लाइन को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए, आपको 100% बेनिफिट होगा। लेकिन इसको एक एंटरटेनमेंट शो की तरह आपने सिर्फ देखा, सुना, मजे लिए कि हाँ यार ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो ये हो जाएगा, वीरेंद्र सर ने बताया है, तो कुछ भी नहीं होने वाला है। जब तक इसको आप अपने निजी जीवन में उतार कर एक्सपीरियंस में नहीं चेंज ओवर करेंगे, नहीं अनुभव में बदलेंगे, तब तक इन बातों का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। हां, मैंने कर करके सीखा, सीखते सीखते किया। आप पहले सीख रहे हैं, उसके बाद कर रहे हैं, तो ये प्रिविलेज आपके पास है, ये आपका लक है कि आपके को सारी चीजें मालूम है जो फील्ड में होने वाली हैं। तो आज सेशन 2 में भी मैं ऐसी बहुत सारी चीजें आपको बताने वाला हूं जिनसे कि आपकी स्ट्रगल ना सिर्फ कट शॉर्ट हो जाएगी बल्कि खत्म हो जाएगी। बस अब उतना ही समय लगने वाला है आपको सक्सेसफुल एक्टर बनने में, जितना कि उसको इंप्लीमेंट करने के बाद रिजल्ट आता है। उसको पता करने में जो समय लगता है वो आपका नहीं लगने वाला है, क्योंकि पता आपको पहले से ही यहां पर चल रहा है। ओके, तो अब जो हम इस सेशन में चीजों को कवर करेंगे वो ये है कि हमारे सभी के माइंड में हमेशा से होता है कि भाई जो रोल करना है, मुझे तो मेन लीड करना है, मुझे तो बड़े रोल करने हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, जितनी भी ग्लैमर की बातें जुड़ी हुई हैं, जितना भी पैसा जुड़ा हुआ है, दौलत शोहरत जुड़ी हुई है, वो सब बड़े रोल से जुड़ी हुई है। हम बड़े रोल करने वाले एक्टर्स को ही जानते हैं, उन्हीं को पहचानते हैं। और जो हमारे अंदर एक इंस्पिरेशन आया है, जो हमारा एक ड्रीम पनपा है, वो भी बड़े स्टार्स को देख के ही पनपा है, बड़े रोल्स को देखकर ही पनपा है। किसी ने भी ऐसा नहीं होगा कि छोटा सा रोल किसी को करते हुए देखा होगा और अचानक मन में ख्याल आया कि मेरे को भी एक्टर बनना है। क्या किसी के साथ ऐसा हुआ? हमेशा हम जो इंस्पायर हुए, मोटिवेट हुए, बड़े रोल्स को देखकर ही हुए। तो हमारे भी ब्रेन में कहीं ना कहीं है कि मुझे मेन लीड करना है, बड़ा रोल करना है और छा जाना है। मतलब हीरो हीरोइन से कम तो सोचा ही नहीं कभी, उससे नीचे कोई कॉम्प्रोमाइज होगा भी नहीं। यही है सबके माइंड में। ओके, जो लोग नहीं बोल रहे हैं वो सोच लें कि ऊपर वाला देख रहा है, कभी भी तथास्तु कर सकता है। फिर मत पछताना कि मैंने तो छोटे रोल के लिए हां कर दिया था। देखिए, हमारे माइंड में, ब्रेन में मेन लीड है, ये बात सच है। हम सेंट्रल कैरेक्टर करना चाहते हैं, ये बात बिल्कुल सच है और इसको मानने में कोई बुराई भी नहीं। क्योंकि जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हां ये मेरा मेन गोल है,
तब तक हम उसके रास्ते पे चलना शुरू नहीं करेंगे। लेकिन आपको आज मैं बता रहा हूं कि छोटे रोल आपको करना पड़ेंगे, क्योंकि रोल आपको चुनता है, आप रोल को नहीं चुनते, ना ही चुन सकते हैं। रोल मतलब कैरेक्टर आपको चुनता है, आप कैरेक्टर को नहीं चुनते। आप अपनी नजर में बहुत हैंडसम होते हैं, बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, बहुत स्मार्ट होते हैं, और उसी को सोचकर समझकर आप जाते हैं, ऑडिशन देते हैं, और वहां पर आपका सिलेक्शन होता है बहुत छोटे से रोल के लिए, या और बोलूं तो जो सो कॉल्ड सोसाइटी में निचले तबके के रोल होते हैं, जैसे कि वॉचमैन का हो गया, सर्वेंट का हो गया, सब्जी वाले का रोल हो गया, ऑटो रिक्शा ड्राइवर का रोल हो गया। तो हमको लगता है कि अरे मैं बनने तो आया था हीरो, बनने तो आई थी हीरोइन, ये मुझे नौकरानी का रोल मिल गया, ये मुझे ऑटो ड्राइवर का रोल मिल गया। क्या मैं ऐसा दिखता हूं? क्या मैं ऐसी दिखती हूं? आईने के सामने खड़े होकर खुद से सवाल पूछने लग जाते हैं, और हमें लगता है यार ये तो हमने नहीं सोचा था, हमें ऐसा एक्टर तो नहीं बनना था। घर वाले क्या सोचेंगे, दोस्त यार मजाक उड़ाएंगे, रिश्तेदार मजाक उड़ाएंगे कि किस तरह के रोल कर रहे हो तुम। यही वो ट्रैप है जिससे आपको बचना है, क्योंकि आप यहां पर एक्टर बनने आए हो, और एक्टर को हर तरह के रोल करने होंगे। आप यहां पर मेन लीड करने नहीं आए हो, आप एक एक्टर बनने आए हो। आपको छोटे रोल करने ही पड़ेंगे। आप ये क्यों नहीं सोचते कि उसको जो ऑटो ड्राइवर चाहिए, जो नौकर चाहिए या नौकरानी चाहिए, वो आपके जैसा हैंडसम और ब्यूटीफुल चाहिए? क्योंकि ये विजुअल मीडियम है, तो यहां पर कोई भी चेहरा अच्छा ही चाहिए होगा, अलग ही चाहिए होगा, तो उनकी भी रिक्वायरमेंट ऐसी ही है। छोटे छोटे रोल तैयारी है बड़े रोल की। यहां पर मैं क्लियर कर दूं, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि आप बड़े रोल का सपना ना देखें, हीरो हीरोइन बनने का सपना ना देखें। वो आपका मेन टारगेट है, वो आपका मेन गोल है। उसको सोचें और अब उसको उसकी जगह पर रख दें, और अब ये समझें कि उस तक अगर मुझको पहुंचना है तो मुझे छोटे छोटे स्टेप लेने पड़ेंगे, मुझे छोटे छोटे रोल करने पड़ेंगे, और वो रोल वो करने पड़ेंगे जो रोल मुझे चुन रहे हैं। प्रोडक्शन हाउस डायरेक्टर जिस तरह के रोल में मुझे चुन रहा है, मुझे वो सारे रोल करने पड़ेंगे। आप सीरियसली, सिंसियरली, ईमानदारी के साथ अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए कि आज की डेट में अगर कोई बहुत बड़ा प्रोड्यूसर आपको मेन लीड दे दे तो क्या आप संभाल पाओगे? यस और नो? है वो कॉन्फिडेंस कि आज के आज आप संभाल ले सकते हो उसको? ओके, जो लोग बोल रहे हैं संभाल सकते हैं, उन्होंने दिल से, सच्चाई से, ईमानदारी से नहीं बोला है। इसमें बुरा मत मानिएगा। आज जब कैमरे के सामने खड़े हो जाएंगे पूरे ड्रेसअप के साथ, पूरे डायलॉग के साथ, और चारों तरफ घूर रहे होंगे आपको कि ये नया लड़का आया है, नई लड़की आई है, चलो देखते हैं कैसा परफॉर्म करते हैं। पूरे दिन पसीने में ढीले हो जाओगे, परफॉर्म नहीं कर पाओगे। कोई भी व्यवस्था, कोई भी सिस्टम, कोई भी प्रोसेस यूं ही नहीं बनता है, उसके पीछे एक ठोस वजह होती है। किसी ने भी आज तक एकदम से मेन लीड नहीं किया है। मैं एक एक चीज क्लियर करूंगा। ये छोटे छोटे रोल तैयारी है बड़े रोल की। जब आप छोटा रोल करने जाते हैं, नई जगह पे नए लोगों के सामने जाते हैं, तो भी थोड़ी नर्वसनेस होती है, घबराहट होती है। अब क्योंकि रोल छोटा है, लाइंस छोटी हैं, जिम्मेदारी कम है, तो गलतियां करने की गुंजाइश भी कम है। प्रोडक्शन हाउस गलतियां भी आपकी इग्नोर कर देगा, थोड़ी बहुत आपकी कमियां होंगी उनको भी वो इग्नोर कर देगा, क्योंकि रोल छोटा सा है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन वो मेन लीड है और आप पूरे स्ट्रांगली खड़े हो गए। एक गलती करेगा और वो बाहर का रास्ता दिखा देगा आपको पहले शॉट में, पहले सीन में, कि अगर ये बंदा पहला शॉट, पहला सीन नहीं देख पा रहा है तो इसको मैं पूरी फिल्म, पूरा सीरियल कैसे दे दूं। वो आप पे भरोसा नहीं करेगा। क्या कोई बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंट बंदा आपके सामने आके खड़ा होता है, घर में आपको कोई छोटा सा काम करना है, और कॉन्फिडेंटली खड़ा होता है कि भैया मैं आपकी बिजली ठीक कर दूंगा, वायरिंग ठीक कर दूंगा, और आप देखते हैं कि वो स्क्रू ड्राइवर ही उल्टा लगा रहा है, क्या आप उसको आगे का काम करने दोगे? जबकि वो बेचारा तो घबराहट में ऐसा कर रहा था, क्योंकि उसने जिंदगी में कभी स्क्रू ड्राइवर पकड़ा ही नहीं था। लेकिन अगर वही वो छोटे छोटे काम करता तो एक दिन वो ये भी काम कर लेता।
अगर आप छोटे छोटे रोल करेंगे तो एक दिन मेन लीड कर ही लेंगे, लेकिन अगर सीधे अटैक करने की कोशिश करोगे, सीधे गरम खाना खाने की कोशिश करोगे, तो मुंह जल जाएगा, ना तो पेट उस दिन भरेगा, ना बाद में कुछ दिन तक भर पाएगा। छोटे छोटे रोल, तैयारी है बड़े रोल की। फिर आप दूसरे दिन जाते हो, आपको 2-3 लाइंस और मिलती हैं, आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ता है। आप जैसे जैसे शूटिंग पे जाने लगते हो, जैसे जैसे बड़े ऑडिशन देने लगते हो, आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस बिल्टअप तभी होता है जब कोई काम आप लगातार करने लग जाते हो, तो उसकी आदत पड़ती है और आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाता है। तो एक दिन जब बड़ा रोल मिलेगा, तब तक आप लोगों को जानने पहचानने लगे होंगे, उनके सामने कॉन्फिडेंट होने लगे होंगे, कंफर्टेबल होने लगे होंगे, तब आपसे गलती से भी गलती नहीं होगी। और अगर गलती हुई तो क्योंकि वो आपको जानते हैं, पहचानते हैं, आपका कुछ सालों का अनुभव है, एक्सपीरियंस है, तो वो गलतियां इग्नोर हो जाएंगी। अब क्लियर हो रहा है? मैं आपको भटका नहीं रहा हूं, बल्कि मैं सही से उस रास्ते पे ला रहा हूं जो कि मेन लीड तक पहुंचता है। क्योंकि क्या होता है, हम इंसानों को अच्छी बातें वो लगती है कि भैया मेरे को मेन लीड करना है, तो बोले हाँ तेरे को मेन लीड दे देंगे, 50,000 रुपए दे दे, 5 लाख रुपए दे दे। वाह कितना आसान है, वेरी गुड। पूरा टिकटॉक इसी बेस पे पॉपुलर हुआ कि उसने हर लड़के के मन के हीरो को जगा दिया, हर लड़की के मन के हीरोइन को जगा दिया। यस और नो? हर आदमी के अंदर हीरो हीरोइन को जगा दिया, इसलिए टिकटॉक फेमस हुआ। लेकिन क्या टिकटॉक से कोई हीरो हीरोइन बन पाया? बस समझते रहे, गुमान में रहे कि मैं इतना पॉपुलर हूं, लेकिन उनसे एक डायलॉग बुलवा लो तो नहीं बोल सकते, 4 लाइन नहीं बोल सकते। इसलिए अगर हमें मेन मीडियम में, विजुअल मीडियम में एक मेन कैरेक्टर करना है, तो छोटे रोल की इंपॉर्टेंस को समझना पड़ेगा। फिर हमने ये सुना है कि अगर छोटे रोल करते हैं, 1 डे 2 डे रोल करते हैं, एपिसोडिक करते हैं, कैमियो करते हैं, या वॉचमैन के, सेक्रेटरी के या नौकर के रोल करते हैं, तो हमें उसी तरह के रोल ही मिलते रहते हैं। हम टाइपकास्ट हो जाते हैं, हमारे ऊपर टैगिंग हो जाती है कि हम छोटे रोल करते हैं। कितने लोगों ने सुना है? और यही बात हमको सबसे ज्यादा डराती है, राइट? अब इसको भी मैं ब्रेक करता हूं, यह भी एक ट्रैप है। आज आपके ऊपर कोई टैग है? कोई टैग नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। हम इंडस्ट्री में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमारे ऊपर कोई टैग लगे, और हम इसी बात से परेशान हैं कि टैग ना लगे। समझ पा रहे हैं? यूटर्न, गोल 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 लूप में। हमारे ऊपर आज कोई टैग नहीं है, कोई हमें एक्टर मानता नहीं, हम कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं है, ना छोटे रोल में ना बड़े रोल में। हम इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं कि कोई हमें सक्सेसफुल काम दे दे, एक चांस दे दे, लेकिन हम इसी बात से डरे हुए हैं कि वो रोल अगर छोटा हुआ तो जिंदगी भर हमें वही काम करना पड़ेगा, मतलब हम वो रोल करने को तैयार नहीं। मैं कह रहा हूं इसका बिल्कुल उल्टा, कि कोई टैग लगाओ तो सही, कोई मुझे बताओ तो सही कि हां मैं कमर्शियली स्क्रीन पे दिख सकता हूं, भले ही छोटे रोल में सही। मेरे को खुद की औकात नजर तो आए, मैं 2-4 बार टीवी पे, फिल्म में, ओटीटी पे नजर तो आऊं, ताकि मैं उसके ऊपर काम कर पाऊं। क्लियर? तो टैगिंग से डरना नहीं है बिल्कुल भी। अब दूसरी बात, कोई भी ऐसा बड़ा स्टार नहीं है जिसने कि छोटे रोल ना किए हों, एक भी बड़ा स्टार नहीं। जितेंद्र खुद जूनियर आर्टिस्ट का काम करते थे, इतने बड़े हीरो बने। मिथुन चक्रवर्ती नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर, छोटे छोटे रोल किए उन्होंने, एक एक सीन के, 2-2 सीन के रोल किए हैं फिल्मों में। आप जाके देखिएगा, 2 अनजाने, एक जूनियर आर्टिस्ट जैसा ही रोल है उनका, पड़ोसी का। और भी कई फिल्मों में किया उन्होंने। अमिताभ बच्चन ने पहली फिल्म में गूंगे का रोल किया जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी। शाहरुख खान सीरियल्स में काम करते थे, छोटे छोटे रोल किए, एपिसोडिक रोल किए हैं, 1 डे 2 डे के रोल किए दूरदर्शन के जमाने में। मेन लीड सीधे नहीं किया है, और मेन लीड करने के बाद भी कैमियो किया है बागले की दुनिया में, एपिसोडिक स्टोरी। सलमान खान इसी फिल्म इंडस्ट्री से आते हैं,
सब कुछ जानते हैं, टैगिंग ये वो, उसके बाद भी बीवी हो तो ऐसी में भाई का रोल करते हैं, ना तो हीरोइन है, ना तो कोई है, ना तो गाना है, और छोटा सा रोल है उनका। हर बड़े बड़े स्टार्स ने छोटे छोटे रोल किए हैं। जब इन लोगों ने की हैं, नवाजुद्दीन ने किए हैं, कितने छोटे रोल किए हैं? बगैर लाइन के डायलॉग, वेटर का रोल। मनोज वाजपेयी ने बहुत छोटे छोटे रोल किए हैं। तमन्ना फिल्म जिन्होंने देखी होगी, 80 साल के बुड्ढे का रोल किया है, 3 सीन में है। आशुतोष राणा आमिर खान के बाप बने हैं गुलाम में, आपको याद भी नहीं होगा, 1 सीन का रोल है। राजपाल यादव बहुत सारी फिल्मों में 1-1 सीन के रोल हैं, आपको ये सब याद नहीं। आप सिर्फ वाह वाह में तो झूठ जाते हैं, अरे नवाजुद्दीन इतने छोटे छोटे रोल करता था, देखो आज मेन लीड करता है। लेकिन वही जर्नी अगर खुद को जीनी हो तो तकलीफ है। तो ये तो एक तरह से दोगलापन हुआ कि उन्होंने जो किया है वो हम नहीं करेंगे। ये सारे रियल एग्जाम्पल्स हैं कि उन्होंने भी कभी ना कभी छोटे रोल किए हैं और आज मेन लीड कर रहे हैं। तो अगर उन्होंने किया तो मुझे ऐतराज क्यों है? फिर मैं अगर छोटे रोल करने जाऊंगा तो सबसे बड़ा फायदा, मेरे पास नेटवर्किंग का पूरा मौका है, मेरे पास नए रिलेशन बनाने का मौका है। और अगर मैं छोटे रोल को मना कर दूंगा तो मैं कहां बैठा होऊंगा? घर में। तो मेरी नेटवर्किंग हाथ से गई, मेरे नए रेपो रिलेशन हाथ से गए, मेरे हाथ कुछ भी नहीं लगने वाला। लेकिन अगर मैं छोटा रोल करने भी गया, बगैर डायलॉग का भी रोल करने गया, तो मेरे पास मौके हैं उस इंडस्ट्री से संपर्क बनाए रखने के। क्लियर? नवाजुद्दीन ने हर वो रोल किया जो उसको पसंद नहीं था। आपको भी वॉचमैन का, वेटर का, ऑटो रिक्शा ड्राइवर का, सर्वेंट का रोल पसंद नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उसको पसंद करना शुरू कर दो, वो आपको पसंद नहीं है। नवाजुद्दीन को भी पसंद नहीं था चोर उचक्के का रोल, लेकिन उसने हर वो रोल किया जो उसको पसंद नहीं था, और आज इसीलिए वो रोल कर रहा है जो वो करना चाहता है। आप भी जो मेन लीड करना चाहते हो वो एक दिन करोगे, लेकिन उसके लिए बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ेंगे जो आपको पसंद नहीं है। आप अगर एकेडमिक पूरी करने के बाद, डिग्री डिप्लोमा पूरी करने के बाद बनना तो चाहते हैं मैनेजर, बनना तो चाहते हैं सीईओ, लेकिन क्या वहीं से शुरुआत हो जाएगी? आपको पहले क्लरिकल लेवल पे जाना पड़ेगा, आपको पसंद नहीं है। असिस्टेंट लेवल पे जाना पड़ेगा, आपको पसंद नहीं है। आपको बॉस की गालियां सुननी पड़ेंगी, आपको पसंद नहीं है। लेकिन रास्ता तो यही है, रास्ता तो यही है। तो आज से बिल्कुल मान लें कि छोटे छोटे रोल तैयारी है बड़े रोल की। अब इसको थोड़ा सा आपको आध्यात्मिक दृष्टि से और समझा देता हूं। मैंने सिस्टम से बता दिया कि कोई भी बड़ा चीज अगर बननी है तो छोटे प्रोसीजर से गुजरेगी। इंडस्ट्री में सारे लोगों ने ये किया है, आपको भी करना पड़ेगा। मान लीजिए आज आप एक्टर बनना चाहते हैं और बार बार भगवान से प्रार्थना करते हैं मुझे एक्टर बनना है, तो उन्होंने आपको प्रेरणा दी कि भाई चलो ट्रेनिंग कर लो, इस तरह की वर्कशॉप अटेंड कर लो, तो आपको और चीजें अंडरस्टैंडिंग हो गई, आपने पकड़ लिया। अब आपने बोला मुझे एक्टर बनना है, उन्होंने आपका ऑडिशन में सिलेक्शन करवा दिया, एक छोटा सा रोल मिला। अब आप बोल रहे हो नहीं साहब मेरे को ये नहीं करना है। मैंने बोला कोई बात नहीं, एक और ऑडिशन हुआ, आप उसमें पास हो गए, उसमें भी थोड़ा छोटा सा रोल है। आपने बोला ये नहीं करना, मुझे नहीं बनना ऐसा एक्टर, तो ऊपर वाला क्या करेगा? बोलेगा तथास्तु, तुझे नहीं बनना एक्टर, तुझे बनना ही नहीं एक्टर। क्योंकि वो छोटे छोटे मौके दे रहा था तुमको बड़े हाईवे पे दौड़ने के लिए तैयार करने के लिए, लेकिन तुमने छोटे छोटे मौकों को नकारना शुरू कर दिया, तो उसका आशीर्वाद भी वहीं खत्म हो गया। अभी क्लियर हो रहा है क्यों लोग खत्म हो जाते हैं? ये सारे स्ट्रगलर काम कर सकते हैं अगर वो इस ईगो से, इस ट्रैप से बाहर आ जाएं कि मुझे छोटे रोल नहीं करने। कब तक करने हैं? मेरी बात माने और वाकई अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, वाकई सीरियसली सिंसियरली, कम से कम जब तक महीने भर में 12 से 15 दिन तक काम ना मिले, दिमाग ना लड़ाएं, जो रोल मिल रहा है करें। 12 to 15 डेज जो भी काम मिल रहा है उसको करें।
कितना भी छोटा रोल हो, डायलॉग्स ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 12 से 15 दिन मुझे काम करना है महीने में। क्यों करना है 12 से 15 दिन? क्योंकि जब आप 15 दिन काम करेंगे तो महीने के 40-50 हजार रुपए आपके पास आएंगे। और यह बात आप भी जानते हैं कि जब जेब में पैसा हो तो उससे बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं होता। आप खुद का ध्यान रख सकते हैं, अपने ड्रेसअप का, अपनी पर्सनैलिटी का ध्यान रख सकते हैं। और जब जेब में पैसे होते हैं तो डिसीजन पावर स्ट्रांग होती है। और जब वो पैसे उसी फील्ड से कमाए होते हैं तो डिसीजन पावर और स्ट्रांग हो जाती है। और आप जब रोज आप 15 दिन का शूट कर रहे हैं तो 15 दिन आप सेट पे हैं, तो 15 दिन आप नेटवर्किंग कर रहे हैं, 15 दिन आप उस आबो हवा में हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस का लेवल भी एक आदत में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो बढ़ोतरी चारों तरफ से होगी। अब 15 दिन के बाद जो मैं उसी बात पे आता हूं कि टाइप कास्ट हो जाते हैं। सीधी सी बात है, किसी प्रोडक्शन हाउस ने आपको नौकर का रोल दिया है तो उसको मालूम भाई आप 2-4 डायलॉग बोल लेते हो, आप व्यक्ति भी अच्छे हो, आपका व्यवहार भी अच्छा है, पर्सनालिटी भी अच्छी, तो अगली बार भी वो आपको कॉल करेगा तो छोटे मोटे रोल के लिए ही करेगा। ये भी फैक्ट है। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन सर्वेंट का रोल किया, बोलेगा कमाल का एक्टर है चलो इसको हीरो बना देते हैं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। वो आपको छोटे रोल ही ऑफर करेगा, करने दीजिए उसको। कैसे ब्रेक करना है वो मैं सिखाऊंगा। अब उसने आपको दोबारा फोन किया कि यार एक वो सब्जी वाले का रोल है, करना है। फोन आया आपके पास तो आपको क्या करना है? सिंपल कहना है, देखो यार रोल तो मुझे इस तरह के बिल्कुल पसंद नहीं और आज के बाद कभी मुझे कॉल मत करना। वो तो वीरेंद्र राठौर कहते थे इसलिए मान भी लिया मैंने, नहीं तो कितनी नफरत है मुझे इस तरह के रोल से, मैं आपको बता नहीं सकता हूं कितना मेरी बेइज्जती हुई है, मेरे दोस्तों ने मेरा कितना मजाक उड़ाया है, मेरे माँ बाप ने मुझ पे कितने ताने मारे हैं कि ये करने गया था तो शूटिंग पे। आज के बाद दोबारा फोन नहीं करना, अब मैं इस तरह के रोल नहीं करूंगा क्योंकि मेरा 15 दिन का कॉन्ट्रैक्ट था कि 15 दिन ही काम हो जाए, उसके बाद इस तरह के रोल नहीं कर रहे। करेक्ट? ऐसा बिल्कुल मत कहना। ये तो वो भड़ास है जो अब तक आपके दिल में पल रही थी तो मैंने उसको शब्द दे दिए। ऐसा कुछ भी उस पर्सन से नहीं कहना। आपको कहना है थैंक्स फॉर कॉलिंग, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, लेकिन जो डेट आप बता रहे हैं मैं उसमें एक शॉर्ट फिल्म, वेब सीरीज या कुछ भी शूट कर रहा हूं, रोल भी बड़ा है, पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं। रोल भी अच्छा है, पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं। वर्ड टू वर्ड यही बोलें, रोल भी अच्छा है, पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं, नहीं तो मैं आपके साथ जरूर काम करता। ये बिल्कुल वर्ड टू वर्ड बोलना है। क्यों बोलना है? रीजन नंबर 1, आपने उसके ब्रेन में फीड कर दिया कि अब आपको रोल बड़े मिलने शुरू हो गए हैं, आपको पेमेंट अच्छा मिलना शुरू हो गया है, मतलब आपके प्रति मार्केट का कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। दूसरा ये, मे भी शायद नेक्स्ट मंथ आपके 12-15 दिन नहीं हुए और इस व्यक्ति का फोन आया तो चुपचाप जाके कर लो, क्योंकि आपने उसके साथ कोई बिगाड़ी नहीं है, तो कंटिन्यूटी रहेगी। राइट? अब बहुत सारे लोगों के मन में, आंखों में क्वेश्चन साफ नजर आ रहा है कि सर आपने बोला शॉर्ट फिल्म कर रहे हैं, वेब सीरीज कर रहे हैं, लेकिन वो तो हम कर नहीं रहे, तो आप तो हमें झूठ कहना सिखा रहे हो। और उसने अगर हमसे पूछ लिया कि कौन सी शॉर्ट फिल्म, कौन सी वेब सीरीज कर रहे हो, तो हम क्या बोलेंगे? आप तो हमें फंसा रहे हो। कितने लोगों के मन में आ रहा है? राइट। पहली बात तो मैं आपको झूठ बोलना सिखा नहीं रहा हूं, आप उसमें चैंपियन है। मैं बता रहा हूं वर्ड कैसे यूज कर रहे हैं बस, तो वो मैं नहीं सिखा रहा हूं, उसमें हम लोग उस्ताद हैं और उसमें कोई बुराई भी नहीं है। दूसरी बात यह कि जब आप ऐसा कहते हो तो शॉर्ट फिल्म और वेब सीरीज, मैंने 2 वर्ड यूज किए जिनको कोई भी प्रोडक्शन हाउस पहचानता है। पहली बात तो आपसे नाम पूछेगा नहीं, उसको इतनी पड़ी नहीं है, वो कोई सीआईडी नहीं है कि पूछेगा बता तू कल अगर शूट मेरे साथ नहीं कर रहा है तो कौन सी शॉर्ट फिल्म में काम कर रहा है, कौन सी वेब सीरीज में काम कर रहा है, मुझे बताना पड़ेगा तुझे, मुझे वहां रिकॉर्ड में मेंटेन करना है, ऐसा बोलेगा क्या? नहीं, उसको कुछ नहीं पड़ी है।
लेकिन अगर फिर भी पूछ लेता है, सिंपल सा आंसर, अभी टाइटल में रिवील नहीं कर सकता क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ये वर्ड चलता है कि मैं अभी रिवील नहीं करता। और शॉर्ट फिल्म वेब सीरीज के साथ सबसे बड़ा जो सच जुड़ा हुआ है, जो आपके झूठ में बहुत काम आएगा, वो ये कि ये कब रिलीज होती हैं, कहां रिलीज होती हैं, किसी को नहीं पता। इसका कोई भी क्लियरेंस नहीं। लेकिन ये बात कह देने भर से आप कहीं ना कहीं वो प्रोडक्शन हाउस में, वो कास्टिंग डिपार्टमेंट में ये फीडिंग कर रहे हैं, बगैर अपने को नुकसान पहुंचाए, बगैर उन लोगों को नुकसान पहुंचाए कि आप काम कर रहे हैं और आपको पैसा भी अच्छा मिल रहा है। ये स्ट्रेटजी चलती है, मैंने कई बार अप्लाई करी, कई बार जॉइंट फिल्म्स एकेडमी के स्टूडेंट्स ने अप्लाई करी और इसका बेनिफिट हुआ है। क्योंकि एक तो रिलेशन नहीं ब्रेक होते, फिर आपके पास जब काम नहीं होता तो काम मिल जाता है। दूसरा, कई बार इसी तरह के लोगों ने बड़े रोल के लिए, मतलब उससे थोड़े बड़े रोल के लिए भी ऑफर किया। तो हमको ऐसा ही करना है, छोटे रोल को करते जाना है, 12 से 15 दिन तक करना है, और 12 से 15 दिन करने के बाद जब कभी भी ऐसा मौका आएगा तो प्यार से उनको मना कर देना है और फिर आगे बढ़ते चले जाना है। इस बीच जो सबसे बड़ी गलती करते हैं एक्टर, मैं क्वेश्चन आंसर लूंगा लास्ट में, आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें। आपके मन में जो भी क्वेश्चन उभर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि करके मैं अपने आप ही आंसर दे रहा हूं, है ना? तो बिल्कुल घबराए नहीं, मुझे मालूम है कहां से सवाल आ सकते हैं। ओके, क्योंकि अभी सवाल मैं इसलिए बीच में नहीं लेता हूं कि जब सवाल लेते हैं तो एक व्यक्ति एक सवाल पूछता है, दूसरा व्यक्ति दूसरा सवाल पूछता है जो मैं दूसरे दिन बताने वाला हूं, तो उसमें टाइम कंज्यूम हो जाता है अननेसेसरी। हम लोग सब्जेक्ट से भटक जाते हैं कई बार, और फिर जिसको जवाब नहीं दो उसको लगता है पैसे तो मैंने भी दिए थे, इसका सवाल कैसे ले लिया। तो इसलिए सबसे लास्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर राउंड करेंगे, इत्मीनान से करेंगे, कोई भी क्वेश्चन मैं बाकी नहीं रखूंगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। ओके, तो जब आप इस तरह के रोल कर रहे होंगे, 15 दिन काम कर रहे होंगे, तो कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। प्लस अब एक गलती होती है एक्टर से कि जब वो 10-12 दिन 15 दिन काम करने लगता है, भले छोटे रोल, वो ऑडिशन पे जाना बंद कर देता है, ऑडिशन देना बंद कर देता है, क्योंकि वो काम में बिजी हो जाता है और फिर काम के बाद आराम करता है। आराम के बाद सोचता है अब तो मैं इंडस्ट्री में सबको जानता हूं, सबके साथ काम कर रहा हूं, मुझे ऑडिशन की क्या जरूरत है। यही वो गलती है जहां पे लोग छोटे छोटे रोल में टाइप कास्ट होके पूरी जिंदगी एक ही तरह के रोल करते रह जाते हैं। क्योंकि अब शूटिंग पे बार बार जाने से, लोगों से मिलने से, आपका अलग अलग कैरेक्टर करने से, कैमरा की नॉलेज होने से, लाइटिंग का सेंस होने से, कैरेक्टराइजेशन का बेटर नॉलेज होने की वजह से, वो सेंस होने की वजह से अब आप और बेहतर कॉन्फिडेंस के साथ ऑडिशन दे सकते हैं, और तभी आप छोड़ देते हैं। अब जब आप ऑडिशन देंगे तो आप एकदम प्रोफेशनल की तरह ऑडिशन देने वाले हैं। वो पॉलिशिंग हो चुकी है, वो शार्पनेस आ चुकी है। तो जब ऑडिशन देना बंद नहीं करना है, तब भी लगातार ऑडिशन देते रहना है, और ऑडिशन तो आपको जिंदगी भर देना है। तो ये आप दिमाग से निकाल दीजिए कि मेरे को काम मिल जाएगा तो मैं ऑडिशन नहीं दूंगा। आपने अगर जॉइंट फिल्म्स के वीडियोस देखे होंगे तो तकरीबन सभी एक्टर्स से मैं सवाल करता हूं, खासतौर के टीवी के सभी एक्टर्स ने, वेब सीरीज के सभी एक्टर्स ने ये कहा है इंटरव्यूज में कि हम आज भी ऑडिशन देते हैं। ये सच है कि जब आप पॉपुलर हो जाते हैं तो उसका थोड़ा सा एक रिस्पेक्टेबल वर्ड आ जाता है कि मैं लुक टेस्ट के लिए जा रहा हूं, लेकिन होता तो वो ऑडिशन ही है। ओके, तो यहां तक बिल्कुल क्लियर है कि हमको छोटे रोल करना है, ऑडिशन देते रहना है, उनसे नहीं बचना है। सारे स्टार्स ने दिया है, बिकॉज कि हमें एक कॉन्फिडेंस गेन करना है इंडस्ट्री में काम करते करते, तो बहुत जरूरी है। ठीक है, अब अगर आप छोटे छोटे रोल कर रहे हैं, ऑडिशन भी दे रहे हैं, तो एक और मिस्टेक होती है लोगों से, जो आपने कई बार देखी होगी और महसूस भी किया होगा, कि जो लोग रीजनल सिनेमा करते हैं उनको हिंदी में काम नहीं मिलता है, या जो लोग टीवी में काम कर रहे हैं उनको फिल्में नहीं मिल पाती हैं, या जो छोटे रोल कर रहे हैं उनको बड़े रोल नहीं मिल पाते हैं, वो बार बार उसी तरह के रोल में रिपीट होते हैं। लेकिन सारे लोग ऐसे नहीं होते, इसमें कुछ एक्सेप्शनल केस ऐसे भी होते हैं जो कि हीरो बन जाते हैं, जैसे कि शाहरुख खान बन गए,
गुरमीत बन गए, सुशांत सिंह बन गए, दिव्या देसाई जो कि अब रश्मि देसाई के नाम से जानी जाती हैं, उन्होंने पहले भोजपुरी सिनेमा बहुत किया, उसके बाद टीवी सीरियल की बहुत बड़ी हीरोइन बनी, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो इन लोगों के अप्रोचेस में क्या फर्क है? पहला तो यह है कि ये जब छोटे रोल मिल रहे होते हैं या पर्टिकुलर एक छोटी इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं तो भी ऑडिशन देना बंद नहीं करते। दूसरा, अब यहां पर आपको काम मांगना शुरू करना चाहिए। कल मैंने बताया था फ्रेंडशिप करनी है लेकिन काम नहीं मांगना है। यहां पर क्योंकि अब आप प्रोफेशनली वर्क कर रहे हो, डायरेक्टर के साथ अब आपकी ट्यूनिंग हो चुकी है, वो आपके काम करते हुए देखता है, तो अब उन लोगों से काम मांगना है जो आपका काम देख रहे हैं। जो कल वाला चैप्टर था उसमें क्या था? वो आपका काम नहीं जानते थे, आप कमर्शियली काम नहीं करते थे, वो आपके फ्रेंड्स बन रहे थे या आप उनको बना रहे थे। यहां पे आप ऑन फ्लोर ऑन सेट काम कर रहे हो, वो आपका काम देख रहे हैं, तो आपको उनसे काम मांगना है। दोनों बातों में कॉन्फ्लिक्ट है जो मैं समझा रहा हूं, लेकिन दोनों सिचुएशन भी अलग अलग है। और काम तो आपको मांगना ही पड़ेगा, जिंदगी भर आपको काम मांगना पड़ेगा। आपकी जो आर्टिस्ट की, जो एक्टर की छवि आपने माइंड में बनाई हुई है ना, वो इन 3 दिन में पूरी टूटेगी। मैं एक साथ इसलिए नहीं तोड़ रहा हूं कि एकदम से ऐसा ना लगे कि सपना टूट गया। धीरे 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 ब्रेक करूंगा उसको, क्योंकि अभी तक आपने सोचा हुआ है कि एक्टर मतलब ग्लैमर, मतलब फैन बेस, मतलब ये मतलब वो, जिसको किसी चीज की कमी नहीं है, सब हाथों हाथ लेते हैं, सेलिब्रिटी का स्टेटस मिलता है। और मैं बोल रहा हूं कि काम मांगना पड़ेगा, क्योंकि काम मांगोगे तभी वो सब कुछ मिलेगा। सभी एक्टर से गलती ये होती है कि वो ऑडिशन देना बंद करते हैं, लोगों से काम मांगना बंद कर देते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकली उनको लगता है कि अब तो मैं इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं, सब मुझे जानते हैं, जिसको मेरी जरूरत होगी वो मुझे बुला लेगा। और अगर ऐसे में किसी ने गलती से कह दिया कि आओ ऑडिशन दे दो, तो फिर हमारी जो इज्जत है पूरी बेइज्जती में कन्वर्ट हो जाती कि इसने मुझसे कह दिया। मैं 3 महीने से काम कर रहा हूं, इसके प्रोडक्शन हाउस में 2 बार काम कर ली, ये बात अलग है कि छोटे रोल की हैं, लेकिन ये तो मुझे जानता है, इसने तो मेरा काम देखा है, इसको मैं ऑडिशन दूंगा, अभी भी मुझे ऑडिशन देना पड़ेगा। बस यहीं से। और इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके कलीग, दोस्त, एक्टर, क्योंकि वो लोग भी मैक्सिमम ऑडिशन देना बंद कर चुके होते हैं। और जब आप इस तरह के ऑडिशन पे जाते हैं तो बोलते हैं अच्छा वो तेरे मजे ले रहा है, तुझे नहीं मालूम, तेरे साथ तो कितने दिन से काम कर रहा है और अब तेरे को ऑडिशन के लिए बुला रहा है। अब उसको काम वाम नहीं देना, तेरे को ऐसे ही बुला रहा है, तू क्या भीड़ में खड़ा होगा, तुझे लोग पहचान जाएंगे। ये सब कौन करेगा? एक्टर। इसलिए एक्टर से बच के रहें। लेकिन वहीं आप किसी राइटर से, असिस्टेंट डायरेक्टर से किसी बोलेंगे कि यार वो वहां मैंने काम किया था, बहुत छोटे छोटे रोल किए थे, वो मुझे ऑडिशन के लिए बुला रहे हैं, वो बोलेगा 100% जा, हो सकता है अब तेरे को बड़ा रोल मिल जाए। वो नहीं रोकेगा आपको, क्योंकि वो इंडस्ट्री के प्रोसेस को समझता है। अभी भी बहुत सारे लोगों को एकदम से फेस स्टिफ हो गया है कि यार ये क्या, बड़ी मुश्किल से छोटे छोटे रोल मिले, अभी भी ऑडिशन, अभी भी फिर से साबित करना है, फिर से प्रेजेंट करना है। हां, आपको फिर से प्रेजेंट करना पड़ेगा, क्योंकि चैंपियन बनने की, स्टार बनने की आपने ठानी है, सबने ठानी है ना। तो चैंपियन को, स्टार्स को रोज साबित करना पड़ता है। ये इस बात से भी समझ लें कि अगर विराट कोहली ने पिछले मैच में सेंचुरी बनाई है तो क्या इस मैच में वो रिकॉर्ड लेके आ सकता है कि मैंने पिछली बार सेंचुरी बनाई थी तो इस बार 101 से बनाऊंगा? उसको 0 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा और फिर 99 रन बना के फिर ही सेंचुरी बनेगी। वो पिछले रिकॉर्ड, वो पिछली मेहनत, वो पिछली पॉपुलैरिटी, वो सब गई। तो आपने जो परफॉर्म कर दिया वो गया। आज के दिन फिर साबित करना पड़ेगा आपको, और हर बार उतनी ही तैयारी के साथ करना पड़ेगा। हां, अब पहले से ज्यादा आप एक्सपीरियंस हैं, पहले से ज्यादा आप प्रेशर झेल सकते हैं, पहले से ज्यादा आपका सेंस बढ़ गया है कि पिछली बार मैंने सेंचुरी कैसे बनाई थी, लोगों ने हल्ला किया था, लोगों ने हूट किया था, मैं बहुत प्रेशर में था, लेकिन मैंने बना ली। वो अनुभव का कॉन्फिडेंस अब आपके साथ है। अब थोड़ी सी आसानी हो,
पिछली बार जब आपने ऑडिशन दिए थे तो बहुत डर डर के दिए थे, डायलॉग याद नहीं होते थे, लेकिन अब इतनी जगह आपने एक्टिंग कर ली, अब आपके लिए अच्छा हो गया है, इजी हो गया है, तो अब आप और बेटर करने वाले हैं। इससे जुड़ी एक केस स्टडी वो आपको बताता हूं, उससे आपको समझ में आएगा कि ये तो करना ही पड़ेगा। फिल्म इंडस्ट्री के मिलेनियम स्टार, सुपरस्टार, मेगा स्टार अमिताभ बच्चन, और इसके पीछे है जब उनका एक अपना दौर था इन 70s 80s सुपर स्टारडम का, तो जो एक सर्वे निकाला गया, उस सर्वे में यह देखा गया कि भाई कौन टॉप के 3 स्टार्स हैं। जैसे आज बोला जाता है आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, या इस तरह के नंबर्स गेम होते हैं स्टार्स में भी, तो कौन है? तो जब वो सर्वे निकल के आया मायापुरी और फिल्म फेयर का इन 70s, तो आपको मालूम है उसका डेटा क्या कह रहा था? 1 to 10 ओनली अमिताभ बच्चन, 11वां 12वां 13वां धर्मेंद्र, जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, मिथुन चक्रवर्ती। लेकिन 1 से 10 तक की जो पूरी वोटिंग आई वो पूरी की पूरी अमिताभ बच्चन के लिए थी। 1 to 10 ओनली अमिताभ। आप इमेजिन कर सकते हैं वो क्रेज, वो स्टारडम। एंड एक और गजब का डेटा निकल के आया कि 65% ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री रेवेन्यू, 65% ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री रेवेन्यू, पूरी फिल्म इंडस्ट्री की कमाई का 65% कम्स फ्रॉम अमिताभ फिल्म्स, और 35% का जो रेवेन्यू आता है वो धर्मेंद्र, जितेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, शत्रुघ्न सिन्हा, इन सबकी फिल्मों से आता है। किस लेवल का ग्राफ है एज एन एक्टर, एज ए कमर्शियल एक्टर, कि 65% ऑफ द रेवेन्यू 1 to 10 मार्किंग मेरे नाम पे है। और ऐसे व्यक्ति ने एक 8 साल का दौर ऐसा देखा जब काम नहीं था, जो काम छोटा मोटा मिल भी रहा था वो फ्लॉप हो रहा था, चल नहीं रहा था। पॉलिटिकल इमेज बर्बाद हो चुकी थी। बोफोर्स कांड के बाद जो सोशल स्टेटस था वो मिट्टी में मिल चुका था। फाइनेंशियल कंडीशन बहुत पुअर थी, 333 करोड़ रुपए का लोन था, कर्जा था। दूरदर्शन ने उनको ब्लैकलिस्टेड कर दिया था। किसको ब्लैकलिस्टेड किया? जिसकी 65% रेवेन्यू देता था इंडस्ट्री को, जो 1 to 10 की मार्किंग में आता था, उसको अब चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ गालियां मिल रही। और ऐसा 2 4 6 महीने नहीं, 8 साल का लंबा दौर। सोच के देखिए वो कैसे साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में जीता होगा, क्या सोचता होगा, कैसे एक एक पल गुजारता होगा। अभी आपने तो रिजेक्शन देखे नहीं है लाइफ में, इससे बड़ा रिजेक्शन हो सकता है लाइफ में कि पूरी की पूरी दुनिया कुछ ही दिनों में एकदम पलट गई और कुछ भी हासिल नहीं। जो पब्लिक का प्यार था वो गालियों में तब्दील हो चुका था। सब कुछ एक बार में बदल गया ऐसे व्यक्ति के लिए। तो वो भी परेशान थे और उनके दोस्त होते थे अनिल अंबानी, धीरू भाई अंबानी के बेटे, मुकेश अंबानी के छोटे भाई। तो बातों बातों में जिक्र निकला कि यार इस सिचुएशन से निकलना है, कुछ तो करना पड़ेगा। तो अनिल ने भी बोला कि ठीक है, देखते हैं क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने जाके धीरू भाई अंबानी से बात की कि अमिताभ बच्चन है, उसको ये प्रॉब्लम है, मेरा दोस्त है। तो धीरू भाई ने कहा यार वो एक अच्छा कलाकार है, हिंदुस्तान का नाम उसने पूरी दुनिया में फैलाया है, तो उसको 333 करोड़ रुपए दे दो और उसको बोलो वापस करने के बारे में भी ना सोचे, जब होगा देखा जाएगा। क्योंकि उनके लिए 333 करोड़ रुपए कोई वैल्यू नहीं।
अब अनिल अंबानी बहुत खुश किया, दोस्त का काम बन गया, जैसा हमारे साथ भी होता है। वो खुशी खुशी गया, अमिताभ बच्चन को बोला भाई तुम्हारा काम हो गया, 333 करोड़ रुपए लेने हैं, बताओ कैसे क्या करना है, किस किस का देन लेन करना है, अपन खत्म करते हैं, टेंशन सॉल्व। हम होते तो क्या करते? कि यार वो गलती से बोल दिया था 333, एक्चुअली 340 था यार, क्योंकि जब मिल ही रहा है तो और आन दो। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे को पैसे नहीं चाहिए, मुझे ये जानना है, समझना है कि ये क्यों हो रहा है, मैं इससे कैसे बाहर निकल सकता हूं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ये होता है एक सक्सेसफुल एक्टर का साइकोलॉजिकल माइंड सेट, कि पैसा खिलाफ, दुनिया खिलाफ, इज्जत खिलाफ, सब खिलाफ, लेकिन वो यहां से एकदम स्ट्रांग है। अब आपके सामने तो छोटी छोटी परेशानियां हैं, वो दोस्त ऐसा कहता है, ताऊ जी ऐसा कहते हैं, वो पैसे कम हैं जेब में, मुंबई कैसे जाएंगे, ऑनलाइन ऑडिशन से होगा कि नहीं होगा, छोटे रोल मिलेंगे, तो क्या चैलेंजेस हैं, कुछ चैलेंजेस है लाइफ में। तो अनिल अंबानी को थोड़ा सा मायूसी हुई कि यार इतना बड़ा ऑप्शन मिल रहा था, लेकिन फिर भी बोले कि यार इसका सॉल्यूशन तो मेरे पास नहीं है, ये तो पापा ही बता सकते हैं कि क्या करा जा सकता है। तो उन्होंने बोला यार फिर मिलाओ। तो मीटिंग तय की गई ब्रेकफास्ट पे, धीरू भाई अंबानी, अनिल अंबानी और अमिताभ बच्चन बैठे, और सेम सवाल दोहराया गया कि क्या करें, कहां गलती हुई। तो धीरू भाई क्योंकि एक बहुत ही अनुभवी बिजनेसमैन, उन्होंने कहा कि अमित तुम वो करो जो तुम करना जानते हो, तुम वो करो जो तुम करना जानते हो। तो बोले मैं तो एक्टर हूं। तो बोले एक्टिंग करो। बोले लेकिन ये तो नुकसान हुआ। बोले नुकसान हुआ है वो तुम्हारी गलती है, उसको एक्सेप्ट करो, क्योंकि पॉलिटिक्स और बिजनेस में इमोशंस नहीं चलते और आर्टिस्ट इमोशनल होता है। आप पानी को उबालोगे, 100 डिग्री पे लेके जाओगे और आप ये चाहो कि वो पानी उबले नहीं, ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि पानी की साइकोलॉजी है कि वो गर्म होगा तो उबलेगा 100 डिग्री पे जाके। तो बिजनेस की और पॉलिटिक्स की भी अपनी एक साइकोलॉजी है कि उसमें आपको इमोशनली फूल नहीं बनना है, आपको उसमें रफ टफ डिसीजन लेने हैं। और आपकी जो साइकोलॉजी है वो एक आर्टिस्ट की साइकोलॉजी है जो कि इमोशनली डोमिनेटेड होती है, इसलिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन कभी भी नहीं बन सकता। इतनी बड़ी प्रॉब्लम को उन्होंने 2 लाइन में सॉल्व कर दिया। इसलिए आप अगर आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो ये पैसा, मेटेरियलिस्टिक चीजें दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि कर नहीं पाएंगे और उस चक्कर में पड़ेंगे तो आर्टिस्ट नहीं बन पाएंगे। लेकिन आर्टिस्ट अच्छे बन गए तो एक दिन वो मिल ही जाएगा, यह भी तय बात है। लेकिन जो हम बनने की कोशिश करते हैं, मेटेरियलिस्टिक दिखाने की कोशिश करते हैं, वो गड़बड़ है। कुछ भी दिखाने के एफर्ट ना डालें। तो उन्होंने बोला ठीक है, आज के बाद बिजनेस नहीं करूंगा, पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन फिल्में भी कर रहा हूं। तो फिल्में मेरी चल नहीं रही हैं। उस टाइम पे फिल्में आ रही थी उनकी बड़ी अलग अलग, इंद्रजीत और दूसरी लाल बादशाह, इस तरह की फिल्में आ रही थी जो चल नहीं रही। तो उन्होंने कहा कि देखो फिल्में चलेंगी भी नहीं, क्योंकि अब आप को जो लोग भी कास्ट कर रहे हैं वो अमिताभ की इमेज को कास्ट कर रहे हैं। उनको दिल में यह है कि हमें अमिताभ बच्चन के साथ, मिलियनेयर स्टार के साथ एक बार अपना नाम को जोड़ना है। वो आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको वही रोल ऑफर कर रहे हैं जो आप करते हुए आए हैं, आपके साथ कुछ भी वो नया नहीं कर रहे। जबकि ऐसे में आपको क्या लगेगा, जो मुझे काम दे रहा है वो अच्छा व्यक्ति, लेकिन आप ये कैलकुलेट करना भूल जाते हैं कि जो मुझे काम दे रहा है वो तो मेरी इमेज को दे रहा है। तो बोले फिर मैं क्या करूं? बोले आप उनके साथ काम करिए जिन्होंने आपके साथ बेहतरीन काम किया है, जिन्होंने आपको बहुत अच्छा प्रेजेंट किया है। तो बोले वो तो यश चोपड़ा हैं, यश जौहर हैं, ये सब लोग हैं, और ये सब तो मेरे दोस्त हैं।
तो बोले जाइए उनके पास जाइए और काम मांगिए। क्या बोला? जाइए और उनके पास जाके काम मांगिए। किससे बोल रहे हैं काम मांगने को? अमिताभ बच्चन, मिलेनियम स्टार, 1 to 10 की रेटिंग, 65% ऑफ द रेवेन्यू, उससे कह रहे हैं जाके उनसे काम मांगो। तो बोले लेकिन वो लोग तो मुझे जानते हैं, मेरे दोस्त हैं, और उनके पास मेरे लायक कोई काम होगा तो वो मुझे देंगे ना। यही आपके भी माइंड में आएगा कि कोई मेरा दोस्त है, वो मुझे जानता है, मेरे कैलिबर को जानता है, तो मुझे काम देगा, मुझे मांगने की क्या जरूरत है? और दोस्ती में भी मांगना पड़ेगा क्या? बोले नहीं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि आप स्क्रीन पे जिस तरह से प्रेजेंट हो रहे हैं, आपकी उम्र हो गई है लेकिन आप वही रोल कर रहे हैं जो आज से 5 साल पहले करते थे, तो उनको ये लगेगा कि आप इसी तरह के रोल करना चाहते हैं, और क्योंकि वो अच्छे मेकर्स हैं तो वो आपको इस तरह का रोल ऑफर नहीं करेंगे, इसलिए वो आपके साथ काम ही नहीं करेंगे। क्लियर हुआ कि मार्केट में आपकी इमेज ये जा रही है कि आप इस तरह का काम करना चाहते हैं, तो कोई भी अच्छा मेकर आपको ऑफर क्यों करेगा? नहीं करेगा। अब उनको बोला काम मांगिए, और उनसे मांगिए जो आपके दोस्त हैं, तो बोले ठीक है साहब मैं काम आऊंगा। यहीं पे एक बात को समझिएगा जो आपने इग्नोर की होगी, यही है एक मेंटोर का और एक स्टूडेंट का रिलेशन। वहां धीरूभाई अंबानी एक मेंटोर थे जो अमिताभ को वो सारी चीजें बता रहे थे जो उनको भी पसंद नहीं आ रही होंगी। किसी भी मिलेनियम स्टार को अच्छा लगेगा कि काम मांगने को बोल रहा है और उसके मुंह पे बोल रहा है कि तुमने गलतियां की बिजनेस करके, तुमने गलतियां की पॉलिटिक्स करके। लेकिन मेंटर वही होता है जो आपको नजदीकी नुकसान तो दिखाता है लेकिन दूरगामी जो परिणाम होते हैं उसके फायदे वाले होते हैं। और जो आपके आसपास के घर वाले भी होते हैं, दोस्त यार भी होते हैं, रिश्तेदार भी होते हैं, आपके आसपास के कलीग एक्टर होते हैं, वो आपको नजदीकी फायदा दिखाते हैं लेकिन एट लास्ट उससे नुकसान होता है। क्योंकि दोस्त तो ये समझाएंगे अबे तू यश चोपड़ा से काम मांगेगा, तूने उसको बनाया है, तेरी फिल्मों से हिट होके तो यश चोपड़ा बना है, तेरी फिल्मों से तो यश जौहर बना है, नहीं तो कौन जानता उसको। यही समझाएंगे। तेरी कोई इज्जत है, तेरा कोई आत्म स्वाभिमान है, तेरा कोई आत्म सम्मान है, तेरा कोई सेल्फ एस्टीम है, तो उनके सामने काम मांगेगा। ये सारे वो लोग हैं जो आपको राह से भटकाएंगे, और एक सही मेंटोर आपको सीधा सीधा रास्ता बताएगा। हो सकता है कि वो रास्ता आपको अच्छा ना लगे। आज मैं भी आपको 1.5 दिन से जो रास्ता बता रहा हूं बहुत मेहनत भरा है, बहुत चैलेंजिंग है, आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा। आपने तो सोचा होगा 3 दिन की वर्कशॉप में कुछ ऐसा तिकड़म पता चलेगा कि बस ये ऑडिशन दिया और ये मेन लीड में सिलेक्शन और ये काम हो गया हमारा। लेकिन पैटर्न तो वही रहेगा। फिर जिम्मेदारी निभाई अमिताभ ने उनकी बात को मानकर। उन्होंने बोला ठीक है मैं काम मांग लूंगा। अब ये होता है एक अच्छा स्टूडेंट कि मेंटोर ने जो बोला भले ही पसंद हो ना पसंद हो, आंख बूंद करके सरेंडर करके उसको एक्सेप्ट करो, क्योंकि जितना आप जानते हैं जो आप कर सकते हैं वो तो आप कर चुके हैं, और उससे आपकी जिंदगी जहां तक पहुंच सकती है वहां तक पहुंच चुकी है उस नॉलेज के दम पे। लेकिन अब आपको उसके आगे जाना है तो किसी की बात तो माननी पड़ेगी। जो आप जानते हैं, जो आप समझते हैं, उससे इससे आगे नहीं जान सकते। ये आपको पता है कि इससे आगे मैं नहीं जा सकता, और ये जो बता रहा है बंदा ये शायद उतना समझ में तो नहीं आ रहा, लेकिन एक बार ट्राई करने में कुछ नहीं जाता है। उन्होंने बोला ठीक है, लेकिन अगर मैं फिल्म्स करूंगा, पिक्चर करूंगा तो टाइम लग जाएगा, 333 करोड़ का कर्जा है, कैसे पूरा करूंगा, कैसे करूंगा कंप्लीट। तो बोले आप क्या करिए, टीवी करिए, टेलीविजन। अब ये भी एक बहुत बड़ा टैबू था, क्योंकि जब तक किसी भी बड़े स्टार ने टेलीविजन नहीं किया था, इसको इडियट बॉक्स समझा जाता था, इसको छोटा स्क्रीन बोला जाता था, इसको बकवास बोला जाता था कि ये बड़े स्टार्स के लिए नहीं होता है। किसी ने भी काम नहीं किया था। तो अमिताभ ने भी सेम बात रखी। मेंटर के सामने क्वेश्चन रखने में कोई बुराई नहीं,
कि भाई सब लोग ऐसा कहते हैं इंडस्ट्री में, तो ये मैं कैसे कर सकता हूं? तो बोले देखो क्या है, सिंपल सी बात है, मैं मार्केट को बदलता हुआ देख रहा हूं। अब सिनेमा सिर्फ सिनेमा नहीं रह जाएगा, वो घुस गया है घर में, वो भी फ्री में। तो फ्री में लोगों को जब अमिताभ देखने को मिलेगा, तो जो तुम्हारी इज्जत खराब की है अखबार वालों ने, नेताओं ने, वो 2 मिनट में चली जाएगी, क्योंकि आज भी तुम हर घर के चहेते स्टार हो। जब वो तुमको स्क्रीन पे फ्री में देखेगी, वो सारे स्टार्स को भूल जाएगी। और टीवी में काम होता है वीकली। जब वीकली होगा तो महीने में 4 बार काम करोगे तो पैसे तेजी से कमाओगे और तुम इस कर्जे को जल्दी पूरा कर सकते हो। रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और टीवी के लिए तुम बड़े स्टार हो, पहली बार उतर रहे हो, तो अपने नाम पर एक प्रीमियम चार्ज कर सकते हो, क्योंकि तुम वो ट्रैक तोड़ रहे हो और तुम सबसे बड़े स्टार हो हिंदुस्तान के। तो जब तुम ऐसा करोगे तो तुम उसका प्रीमियम भी चार्ज कर सकते हो। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं टेलीविजन भी करूंगा। लेकिन उससे भी क्या होगा, कर्जा तो बहुत बड़ा है, क्योंकि अमिताभ ने भी सोचा होगा जब पूरा मिल ही रहा मटेरियल तो पूरा ही लिया जाए, 333 करोड़ का हिसाब लगा के निकलूं यहां से, आधे अधूरे में निकल के फायदा क्या? तो बोले इससे भी पूरा तो नहीं होगा। बोले बिल्कुल नहीं होगा। अब आप क्या करिए, एडवर्टाइजिंग फिल्म कीजिए एज ए एक्टर। यह भी एक टैबू था कि जब तक किसी बड़े स्टार ने कोई भी एड फिल्म नहीं की थी। रीजन, जो पहले सुपरस्टार हुए दिलीप कुमार साहब, उन्होंने मैगजीन में एक इंटरव्यू में कहा था कि हम कलाकार हैं, हम सेल्स पर्सन नहीं हैं, हम प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे। और उसी परंपरा को सारे स्टार्स ने निभाया, क्योंकि दिलीप साहब ने कहा था, आपने राजेश खन्ना का ऐड नहीं देखा होगा, आपने देवानंद का ऐड नहीं देखा होगा, आपने राज कपूर का ऐड नहीं देखा होगा, आपने शम्मी कपूर का ऐड नहीं देखा होगा। कोई भी बड़ा स्टार ऐड फिल्म नहीं करता था, इसलिए ऐड फिल्म मॉडल्स करते थे, कोई नहीं करता था। क्योंकि जैसे ही किसी ने ऐड किया तो उस पर सेल्समैन का टपका लग जाएगा। तो ये तो कोई भी स्टार नहीं चाहता। तो दिलीप भाई ने कहा कि देखो ऐसा नहीं है, वो दौर अलग था, अब टीवी आ गया है तो टीवी के भी अपने स्टार्स होंगे। इसलिए ब्रांडिंग के लिए आज भी आप बड़ा नाम है। किसी भी बड़े ब्रांड के लिए अमिताभ बच्चन बहुत बड़ा ब्रांड है, और आपको पैसे बहुत तेजी से कमाने का मौका मिलेगा। आप एक दिन शूट करके उतना कमा पाएंगे जितना आप एक फिल्म में कमा सकते हैं। आपकी ब्रांड इमेज, और जब रिपीट में आप ऑडियंस को बार बार दिखेंगे, तो एक तो ऑडियंस के दिल में आप फिर से जम जाएंगे। दूसरा, प्रोड्यूसर डायरेक्टर आपको जब डिफरेंट कैरेक्टर्स में देखेंगे, तो उनके दिमाग में आपकी नई नई इमेज बनेगी, तो आपके लिए नए नए कैरेक्टर बनेंगे। तो उन्होंने तीनों बातों पे अमल किया। पहला, उन्होंने जाके यश चोपड़ा, यश जौहर से फिल्म में काम मांगा, तो उनको मिली मोहब्बतें, अग्निपथ, यश जौहर की। और उसके बाद आपको मालूम है पूरा हिस्टोरिकल चेंज आ गया। उन्होंने दूसरी बात मानी, टीवी पे काम किया तो आया कौन बनेगा करोड़पति, बिग बॉस फर्स्ट सीजन, और आज तक का रिकॉर्ड है कि कौन बनेगा करोड़पति और भी स्टार्स ने किया, लेकिन दोबारा वही आ जाते। तो टीवी किया, और उसके बाद टीवी जब किया तो सारे स्टार्स ने टीवी करना शुरू कर दिया। गोविंदा ने, सलमान खान ने, शाहरुख खान ने, आमिर खान ने, सबने टीवी करना शुरू कर दिया। उससे पहले कोई नहीं करता था। उसके बाद एड फिल्म की तो इस बेतहाश की, क्योंकि मेंटोर ने कहा है सारी एड फिल्म में कर डाली, तेल, कंघी, चड्डी, बनियान, जो भी प्रोडक्ट मिला एक भी प्रोडक्ट नहीं छोड़ा। कोई प्रोडक्ट आपके माइंड में आता है वो अमिताभ बच्चन ने उसके लिए शूट किया ही है। और सिर्फ 3 साल के अंदर 333 करोड़ का पूरा कर्जा खत्म कर दिया। यही होती है एक मेंटर की पहचान, कि वो आपको परेशानी से पूरी तरह से निकालता है, पूरी तरह से। और आज वो दोबारा क्रेडिबिलिटी के मुकाबले, कैपिटल के मुकाबले, नेटवर्थ के मुकाबले दोबारा स्टैंड कर चुके हैं। और एड फिल्म से इतना ही नहीं हुआ, ये तो एक मैंने आपको कमर्शियल एंगल बताया, इसका सोशल एंगल भी एक है।
हिंदुस्तान में चाह के भी पोलियो की बीमारी दूर नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही उनकी एड फिल्म आई 2 बूंद जिंदगी के लिए, उसके 3 महीने के बाद से हिंदुस्तान का गवर्नमेंट का डेटा कहता है अब 0 पोलियो है हिंदुस्तान में, 0 पोलियो। तो स्टार वैल्यू का सही यूटिलाइजेशन। गुजरात में जहां टूरिज्म नहीं था, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, वहां टूरिज्म बढ़ गया। तो एक मेंटोर जानता है कि ये बंदे का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन क्या है, कहां तक है, किस लेवल तक है, लेकिन उसको स्टूडेंट भी उसी सरेंडर करने वाले तक मिलना चाहिए जो सरेंडर करके उसकी बातों को सुने, समझे, इंप्लीमेंट करे। मेंटोर आपको जिंदगी में बहुत सारे मिलेंगे। कभी कोई डायरेक्टर के रूप में मिलेगा, कोई सीनियर एक्टर के रूप में मिलेगा, कोई डीओपी मिलेगा, कोई राइटर मिलेगा, कोई प्रोड्यूसर मिलेगा। आप उसकी बातें कितनी समझ के इंप्लीमेंट करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। मिलेंगे तो जरूर, और बाकी भी आपको मिलते रहेंगे जिनकी बातों पे आज तक आप इंप्लीमेंट करते रहें। तो आज क्या हमने समझा, छोटे रोल तैयारी है बड़े रोल की। जब छोटे रोल मिलना शुरू हो जाएंगे तो ऑडिशन देना बंद नहीं करेंगे। डायरेक्टर प्रोड्यूसर के सामने बार बार अप्रोच करते रहेंगे कि मुझे आपके साथ काम करना है, मैं आपके साथ कोई छोटा रोल भी करने को तैयार हूं, आप जो बोलेंगे मैं करने को तैयार हूं। ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर के सामने बार बार अप्रोच कीजिए, क्योंकि हर डायरेक्टर प्रोड्यूसर को ओपन माइंडेड एक्टर अच्छा लगता है, और अब वो आपका काम देख चुका है, आपका नेचर बिहेवियर देख चुका है, तो अब कॉन्फिडेंस वो ज्यादा कर सकता है आपके ऊपर। हमने ये समझ लिया कि छोटे रोल तैयारी है, बड़े रोल की करना ही है। जब छोटे छोटे रोल मिलना शुरू हो जाएंगे तो भी हमें ऑडिशन देना बंद नहीं करना है, नेटवर्किंग करना बंद नहीं करना है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर के सामने अपनी भूख को जाहिर करना है कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। क्योंकि जिन जिन ने भी ऐसा किया है उनको काम मिला है। जैसे कि जब शाहरुख खान आए थे, छोटे छोटे रोल किए थे, और उसके बाद उन्होंने जब बड़े रोल करने थे तो उन्होंने अप्रोच करना शुरू किया था। सुशांत सिंह ने भी अप्रोच किया था, गुरमीत सिंह ने भी अप्रोच किया था। अब होता यह है कि जब हम टीवी में एक बड़े स्टार बन जाते हैं तो हमें लगता है कि फिल्मों में भी हमको बड़ा स्टार ही बनना है। वो ना करें, वहां पर भी जो रोल मिल जाए करना शुरू कर दें, धीरे से रास्ता बनना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो स्टारडम आपने लिया है वो टीवी का स्टारडम है, वो एक अलग चीज है, वो मीडियम डिफरेंट है, जबकि फिल्मों का मीडियम डिफरेंट है। वहां पर देखने का नजरिया लोगों का अलग होता है। तो आपको जो भी डायरेक्टर ऑफर कर रहा है, डायरेक्टर को सरेंडर करके आप उस ऑफर को मान लें और फिल्मों में चले जाएं, आपको कोई नहीं रोक सकता। बाद में वहां पर भी सेम प्रोसीजर है, छोटे रोल अपने आप कन्वर्ट होके बड़े रोल होना शुरू हो जाएंगे। अब आते हैं कास्टिंग के प्रोसीजर पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हम कास्टिंग से परेशान हैं और कास्टिंग वाले परेशान हैं कि कमाल का और एक अच्छा एक्टर नहीं मिलता। हम परेशान हैं कि वो हमें चांस नहीं देते, और वो परेशान है कि हम चांस देने को तैयार हैं, हमें एक्टर नहीं मिलता। तो मैच जो भी कर जाएगा इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के साथ, उसके पास काम की कमी नहीं होगी। और वो वही होगा जो इन डेप्थ नॉलेज रखता होगा कास्टिंग की पूरी चीजों के बारे में, उसके प्रोसीजर के बारे में, उसके सिस्टम के बारे में। क्योंकि अदरवाइज तो नॉर्मली जो अभी तक आप जानते हैं वो तो सभी जानते हैं कि भाई ऑडिशन होता है, ऑडिशन देने जाना होता है और सिलेक्शन होता है। फिर सबका होता क्यों नहीं? क्योंकि उसके पीछे कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं मालूम। कोऑर्डिनेटर को जानते हैं आप लोग? कोऑर्डिनेटर कौन होता है? ओके, बहुत सारे लोग नहीं जानते, ठीक है। तो कास्टिंग में कोऑर्डिनेटर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब कि जब भी कास्टिंग डायरेक्टर कोई भी एक प्रोजेक्ट लॉन्च करता है और कास्टिंग करनी होती है तो वो बहुत सारे कोऑर्डिनेटर्स को, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटर्स को बोलता है कि मुझे आर्टिस्ट भेजो। और कोऑर्डिनेटर के पास नया डेटा बैंक होता है। नया डेटा बैंक से मतलब नए नए आर्टिस्ट के प्रोफाइल्स होते हैं। कास्टिंग डायरेक्टर तक आपका पहुंचना मुश्किल होता है, लेकिन कोऑर्डिनेटर क्योंकि अवेलेबल होता है, वो आपसे मिलजुल सकता है, तो उसके पास डेटा ज्यादा होता है, खास तौर से शुरुआत के दिनों में। ओके, तो आप उसे वो मिलता है। अब लेकिन कोऑर्डिनेटर को समझना जानना बहुत जरूरी है।
ये तो है कि कोऑर्डिनेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके कास्टिंग के करियर में। शुरुआत के दिनों में तो खास तौर से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन आपने कभी नहीं देखा होगा कि कास्टिंग डायरेक्टर कोई भी ऐसा हो जो फिल्म इंडस्ट्री में आया ही हो कास्टिंग डायरेक्टर बनने के लिए। कोई ऐसा नहीं होता। ये सारे लोग कौन हैं? ये सारे वो लोग हैं जो कभी एक्टर बनने आए थे, अधूरी तैयारी के साथ, अधूरी जानकारी के साथ, और एक्टिंग में इनको कुछ भी नहीं मिला क्योंकि थे नहीं एक्टर, नेचर था नहीं, एटीट्यूड था नहीं, तो ये बन गए कोऑर्डिनेटर। इनको काम नहीं मिला और अब ये लोगों को काम दिलाने का दावा कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये गलत है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नए नए एक्टर को ढूंढ लेते हैं, ये खुद आके आपसे कांटेक्ट कर लेते हैं। अब जो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये जितने भी कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, कास्टिंग कोऑर्डिनेटर, ये ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते। ये बहुत ही नीडी और ग्रीडी लोग होते हैं, मतलब बहुत ही जरूरतमंद होते हैं, इनके पास पैसे ज्यादा नहीं होते। रूल नंबर 2 मैंने सिखाया था कि नए लोगों से मिलो तो उनसे दोस्ती करना, इनसे फ्रेंडशिप बिल्कुल मत करना। इनसे प्रोफेशनल फ्रेंडशिप ही करना, पर्सनल फ्रेंडशिप मत करना कोऑर्डिनेटर से, क्योंकि ये नीडी हैं और ग्रीडी हैं। ठीक है? क्यों, मैं आपको रीजन भी बताऊंगा। नॉर्मली जब भी आप कोई काम करेंगे और इनके थ्रू इंफॉर्मेशन मिलेगी तो ये 20% to 35% तक आपसे कमीशन चार्ज करेंगे। 20% to 35% तक कमीशन चार्ज करेंगे। वो चार्जेस आप कमीशन जो है काम मिलने के बाद, पैसे मिलने के बाद ही इनको दें। आजकल कुछ कोऑर्डिनेटर जिस दिन आप शूट करके आते हैं उस दिन ही पैसे मांग लेते हैं, और उसके पीछे रीजन होता है कि भाई आपको तो 40 डेज में पेमेंट मिलेगा, 60 डेज में पेमेंट मिलेगा, 90 डेज में पेमेंट मिलेगा, मैं क्यों रुकूं, मैंने तो आपको काम दिला दिया। तो ऐसे में आप अपनी समझदारी का उपयोग करके उनको पेमेंट दे सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली आपको काम तो मिल चुका है, आपका शूटिंग तो हो चुका है, तो कोई फ्रॉड नहीं हो रहा है आपके साथ, तो आप उनको पेमेंट कर सकते हैं अगर चाहें तो सेम डे, लेकिन ये डिसीजन पूरी तरह से आपका होगा। अगर आप पेमेंट देते भी हैं तो कोई गलत बात नहीं, क्योंकि आपने शूटिंग कर ली। पेमेंट आपको नहीं मिला है, ये अलग बात है, तो आप इन्वेस्टमेंट की तरह उसको ले सकते हैं। अब हमको क्या लगता है, कोऑर्डिनेटर इतना इंपॉर्टेंट है तो उससे अगर फ्रेंडशिप कर लेंगे तो ये सारी ऑडिशन की इंफॉर्मेशन हमको दे देगा और हमें जल्दी जल्दी काम मिलने लग जाएगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि उसका फोन आएगा जैसे ही दोस्ती होगी कि यार मेरा 400 रुपए का जियो रिचार्ज करा दे, मेरे को रूम का भाड़ा देना है 2000 रुपए दे दे, मेरे को अभी जरूरत है 1000 रुपए दे दे, मैं कल तक लौटाता हूं, परसों तक लौटाता हूं। उस समय पे नंबर 1 स्ट्रगलर बन जाए। मैं खुद बोलता हूं स्ट्रगलर मत बनो, लेकिन यहां बोल रहा हूं नंबर 1 स्ट्रगलर बन जाए। वो बोले मेरा मोबाइल रिचार्ज करा दो, बोलो मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरा मोबाइल भी रिचार्ज नहीं है। वो बोले रूम का भाड़ा देना है, बोलना मैं 2 दिन से सड़क पे खुद सो रहा हूं। वो बोले मैंने खाना नहीं खाया, बोलना 5 दिन से मैंने भी नहीं खाया, तू काम लेकर आ, अपन को काम मिलेगा, दोनों भाई मिलके खाएंगे, लेकिन पहले काम लेकर आ। हम क्या होता है, डर जाते हैं कि अगर मैंने इसको 400 रुपए नहीं दिए, 200 रुपए नहीं दिए तो ये मेरा फोन उठाना बंद कर देगा, ये मेरे को इंफॉर्मेशन देना बंद कर देगा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, और डर के मारे हम उसको पैसे दे देते हैं। अब 3 दिन बाद जब हम फोन करते हैं उसको, तो हम तो करते हैं फ्रेंडशिप के लिए कि भाई कोई इंफॉर्मेशन दे, कहां ऑडिशन हो रहे हैं, लेकिन वो सोचता है कि आप पैसे मांगेंगे और वो आपका फोन नहीं उठाता है, क्योंकि वो नीडी है, ग्रीडी है, पैसे उसके पास नहीं। इसलिए बिल्कुल ना डरें, बिल्कुल ना घबराएं, उसको बोल दें मेरी परेशानी है, नहीं तो मैं आपको पैसे जरूर देता, लेकिन पैसे दें नहीं, क्योंकि पैसे देने के बाद भी वो आपसे बचना शुरू कर देगा और आपका वो पर्पस सॉल्व नहीं होगा जो आप करना चाहते हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट तो है आपकी कास्टिंग। और बिल्कुल ना घबराएं कि वो आपको इन्फॉर्म नहीं करेगा, वो इन्फॉर्म करेगा, क्योंकि वो कास्टिंग डायरेक्टर नहीं है। उसको तो किसी ने बोला 22 से 26 साल के लड़के लड़कियां भेज दो, वो सबको भेज देगा। वो ना लुक देखेगा, ना रेफरेंस देखेगा, वो सबको भेज देगा, क्योंकि उसको इतनी अकल नहीं है। उसका तो ये, इस भीड़ में से अगर 5 का भी सिलेक्शन हो गया तो मुझे मेरा कमीशन मिल जाएगा। उसका इससे ज्यादा दिमाग नहीं चलता है।
तो वो तो भीड़ को भेजेगा। कई बार ऐसा भी होगा कि उसने आपको सेंड कर दिया और वहां पर गया और आपको किसी ने बोल दिया नॉट फिट, तो उस पर नाराज नहीं होना, मैंने बताया ना उसका कैलिबर ही नहीं है। लेकिन अगर आपने गलती से पैसे दे दिए तो वो कोऑर्डिनेटर आपके हाथ से निकल जाएगा, इसलिए प्लीज ऐसा ना करें। क्लियर? कोई उसको पैसे ना दें, उसका कमीशन का पैसा दें जो भी आपने इन्फॉर्म किया। हां, लेकिन जो भी आपने कमीशन का कमिटमेंट किया है 20%, 30%, 35%, 50%, वो उसको जरूर दें। मैक्सिमम नए एक्टर एक्ट्रेस ही गलती करते हैं कि जैसे ही उनको पेमेंट मिलता है फिर वो कोऑर्डिनेटर से बचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके खुद के खर्चे होते हैं, पैसे आते हैं तो उनको देना अखरता है कि भाई 20,000 का पेमेंट मिला है, अब 20,000 में से अगर 35% देना है तो 7-8 हजार रुपए चला जाएगा, 12-13 हजार बचेंगे। फिर हमको लगता है मेहनत तो मैंने की है, काम तो मैंने किया है, इसको इतने सारे पैसे क्यों दूं, तो हम उसका फोन उठाना बंद कर देते हैं। और खास तौर से इसमें सबसे ज्यादा चालाकियां करती हैं लड़कियां, तो प्लीज बचें, क्योंकि लड़के तो फिर भी इस बात से घबराते हैं कि यार मिलेगा तो लड़ाई झगड़ा करेगा, गाली गलौज करेगा, तो दे दो इसका कमीशन। लेकिन लड़कियां तो तन जाती हैं, अरे तूने थोड़ी भेजा था, वो तो मेरी फ्रेंड मुझे लेकर गई थी, वो तो तूने मुझे बताया ही नहीं था, तूने बाद में बताया था, मैं तो डायरेक्ट चली गई थी, तेरा कोई कमीशन नहीं बनता। प्लीज ऐसा ना करें, क्योंकि उसने एक सर्विस दी है, आपको इंफॉर्मेशन दी है, वो अपने राइट का पैसा आपसे मांग रहा है, आपको उसको उसका कमीशन देना चाहिए। ठीक है? अब अगर मान लीजिए सेम प्रोडक्शन हाउस में आपको दोबारा काम मिलता है, आपका टैलेंट देखकर, आपका बिहेवियर देख के, आपका नेचर देख के, तो उसको कमीशन अब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देना चाहिए या नहीं? इस समय उसने आपको इन्फॉर्म नहीं किया है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेटर ना बड़ी अजीब सी चीज है, क्योंकि शुरुआत में आप इससे टकराएंगे, है ना? तो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं देना चाहिए, रीजन भी क्लियर है कि भाई काम हमने किया है, अप्रोच अब हमें डायरेक्ट किया गया है, तो हमें क्यों देना चाहिए, राइट? कुछ लोग बड़े दिलदार हैं, बोल रहे हैं देना चाहिए। मुझे मालूम है स्क्रीन पे कर रहे हैं, असल में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि असल में जब 2 लाख रुपए का बिल बनेगा और 50,000 रुपए देने पड़ेंगे और हर महीने देने पड़ेंगे, क्योंकि हर महीने बिल बनेगा, तो फिर आईफोन नजर आएगा, फिर 1 BHK फ्लैट नजर आएगा, फिर बाइक की EMI नजर आएगी, कोई नहीं देगा। इसलिए क्लास में, वर्कशॉप में हम कोई फ्लावरिश बातें नहीं करेंगे, फैंसी बातें नहीं करेंगे कि एक दूसरे का बस ईगो बूस्ट करें, ईगो सेटिस्फाइड करें, ऐसा कुछ नहीं। मुझे मालूम है आपका कमीशन देना अखरेगा, 100% अखरेगा, लेकिन उसको कैसे डील करना है अपने फायदे के लिए वो बता रहा हूं, उसको अच्छे से समझना। पहली मर्तबा उसने आपको इन्फॉर्म किया था, आपको छोटा रोल मिला था, दूसरी बार उसने इन्फॉर्म नहीं किया, आपको आपके टैलेंट और अप्रोच के बल पर काम मिला, आपने काम किया, अब आपका बिल बन रहा है 1-2 लाख रुपए महीने का, तो अब क्या करना चाहिए? बिल्कुल सही तरीका यह होगा, जो ट्रेड प्रैक्टिस है, फिल्म इंडस्ट्री की ट्रेड प्रैक्टिस है, उसके हिसाब से बता रहा हूं। आपको खुद उसको फोन करना चाहिए कि आपने मुझे इन्फॉर्म किया था 6 महीने पहले, अब मुझे वहां पे काम मिला है और मुझे पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं, मैं आपका ख्याल रखूंगा। क्या बोलना है? मैं आपका ख्याल रखूंगा। इट मींस कि मैं कुछ ना कुछ तो आपको दूंगा, लेकिन 20, 30, 40% नहीं दूंगा। क्लियर? मैं आपका ख्याल रखूंगा। वो पलट के पूछेगा भी नहीं आपसे कि कितना, वो नहीं पूछेगा, क्योंकि पहली बार तो उसने ऐसा लड़का या ऐसा लड़की देखी जो आगे से बढ़ के बोल रहा कि मैं ख्याल रखूंगा, क्योंकि अभी तक तो उसने लूटने खसोटने वाले ही देखे थे, अब पहली बार उसको कोई मिला ऐसा, तो वो बिल्कुल नहीं पूछेगा। और फिल्म इंडस्ट्री की ट्रेड प्रैक्टिस ये कहती है कि कोई भी व्यक्ति जो आपके काम आता है उसको 5 to 10% का आप शेयर दें, ये ट्रेड प्रैक्टिस है। अगर मुझे भी किसी से मीटिंग करनी है, कोई बहुत बड़ा स्टार है और मेरी अप्रोच नहीं हो पा रही और मैं किसी को बोलता हूं कि प्लीज अप्रोच करा दो, मीटिंग करा दो, अगर वो मीटिंग भी करा देगा तो भी मुझे 1,50,000 रुपए उसको पैकेट में रख के देने पड़ेंगे, भले वो ना मांगे,
ये इंडस्ट्री की ट्रेड प्रैक्टिस है, क्योंकि जो व्यक्ति ने उस लेवल की अप्रोच बनाई है उसने भी अपना समय इन्वेस्ट किया है, टाइम इन्वेस्टमेंट किया है, उसकी वैल्यू देना जरूरी है, तभी वो लगातार आपके साथ काम करेगा, अदरवाइज वो लगातार काम नहीं करेगा। तो आपको कितना देना है उसको? 5 to 10%, जो आपको ठीक लगे। हर महीने आपको 2 लाख रुपए मिले, 10,000 रुपए दे दीजिए उसको। इतना तो दिया जा सकता है, करेगा भी नहीं। लेकिन इसका फायदा क्या होगा? अब इसका फायदा यह होगा कि ये कोऑर्डिनेटर को नजर आ गया कि आप चलने वाले भी एक्टर हो, क्योंकि आपको लोग एग्रीमेंट कर रहे हैं, और आप ईमानदार भी हो, आप उसका कमीशन भी देते हो। तो अब मार्केट में घूम घूम के वो आपका ढिंडोरा पीटेगा, आपकी झांकी बनाएगा। उससे कोई भी बोलेगा कि यार मुझे एक लड़की चाहिए, वो आपका फोटो दिखा देगा, ये लड़की रख लो, ये बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, बहुत कमाल की एक्टर है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कमीशन दे देगी, और इसने इस सीरियल में भी काम किया, उस गाने में भी काम किया, ऐसा भी काम किया, पूरी मार्केटिंग करेगा। कोई बोलेगा मुझे एक लड़का चाहिए इस उम्र का, बोलेगा इस लड़के को रख लो, ये लड़का बहुत अच्छा एक्टर है सर, क्या एक्टिंग करता है सर, क्या नेचर, मैं गारंटी लेता हूं सर इसकी। अब मार्केट में गारंटी लेने वाला मैनेजर घूम रहा है आपका, जिसको आपसे पहले इंफॉर्मेशन मिलती है, और आप अपनी उतनी तारीफ नहीं कर सकते जितना दूसरा कर सकता है। आप अपना रेफरेंस उतने अच्छे से नहीं दे सकते जितना दूसरा दे सकता है। अब ये है तो मार्केट का ही बंदा। ऐसे अगर आपने 2-3 मैनेजर बना लिए, आपके पास काम की कमी होगी? कोई कमी नहीं होगी। मैंने खुद ने ये किया है, और यकीन जानिए शुरुआत में मैंने अपने करियर में बहुत ऑडिशन दिए, धीरे धीरे वो ऑडिशन के नंबर्स अपने आप घटने शुरू हो गए, लेकिन काम बढ़ना शुरू हो गया, बिकॉज इस तरह की स्ट्रेटजीज अप्लाई की कि मेरे लिए काम इंडस्ट्री के लोग भी ढूंढना शुरू करें, मैं अकेला नहीं ढूंढूंगा। ठीक है, तो हमें उनको कुछ ना कुछ देना है। अब समझते हैं कास्टिंग के प्रोसीजर को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब भी प्रोडक्शन हाउस में कोई भी कास्टिंग होगी, इसी प्रोसीजर से होगी। कोई प्रोडक्शन हाउस है, वहां पे एक कैरेक्टर निकला, वो कैरेक्टर की डिमांड जैसे ही रेज हुई, वो रेज होने के बाद जाएगी कास्टिंग डायरेक्टर को। कास्टिंग डायरेक्टर को प्रोडक्शन हाउस हायर करता है, उसको फीस देता है, वो आपसे कमीशन नहीं लेता, वो पूरी तरह से हायर्ड बाय प्रोड्यूसर होता है। तो प्रोड्यूसर ने कास्टिंग डायरेक्टर को बताया, कास्टिंग डायरेक्टर ने कोऑर्डिनेटर को बताया, कोऑर्डिनेटर के थ्रू बहुत सारे आर्टिस्ट आए, उसमें से छांटे गए, फिर ऑडिशन लिए गए, फिर उसमें से एक एक 2-2 3-3 ऑप्शन लेके डायरेक्टर प्रोड्यूसर को दिए गए। प्रोड्यूसर को जो अच्छे लगे उन्होंने चैनल को दिए। चैनल कहां कहां आ गए आपके? जनरल एंटरटेनमेंट चैनल, यानी कि कलर, सोनी, जी टीवी, वहां पर चैनल अथॉरिटी है सिलेक्शन के लिए, प्रोड्यूसर डायरेक्टर नहीं है। ओटीटी प्लेटफॉर्म, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, वहां पर भी अच्छी जो रोल है उसकी कास्टिंग का फाइनलाइजेशन करने के लिए चैनल रिस्पॉन्सिबल है, अथॉरिटी होल्डर है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर नहीं है। क्लियर हो रहा है? चैनल सेलेक्ट करता है। जब फिल्म बनती है तो फिर उसमें जो सिलेक्शन अथॉरिटी होती है वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर होता है, उसमें चैनल का कोई रोल नहीं होता। तो पहले तो समझ लें कि ये प्रोसीजर चलने वाला है। अब ऐसे में जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपको मालूम है कैसे हुआ, राइट? अब ऐसे में कोई आपसे कहता है कि मैं एक कास्टिंग डायरेक्टर जिसके यहां आपने ऑडिशन दिया था, वो आपसे कहता है कि भाई आपका सिलेक्शन हो गया है, आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, आपको रोल दिला दूंगा, आपको मेरे साथ फिजिकल फेवर करना होगा, मैं आपको काम दिला दूंगा, आपको मेरे साथ लड़कियां हैं अगर, या आजकल तो लड़कों के साथ भी हो गया कि मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज करोगे, फिजिकल फेवर दोगे तो मैं आपको काम दिला दूंगा, या मेरी ये शर्तें मानोगे तो मैं आपको काम दिला दूंगा, ये आपका रोल पक्का है। तो हम क्या करेंगे? सब बोल रहे हैं नहीं करेंगे, सब अच्छे बच्चे हैं यहां पे, नहीं करेंगे। ये तो मुझे मालूम है नहीं करेंगे आप लोग, क्योंकि आप उसको सीधा इज्जत से जोड़ेंगे कि मैं नहीं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए,
लेकिन दिल में गिल्ट भी पालेंगे कि क्योंकि मैं नहीं कर सकता इसलिए मैं इंडस्ट्री में काम नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है इसलिए मैं इंडस्ट्री में काम नहीं कर रहा हूं। इंडस्ट्री में तो पैसे चलते हैं, फिजिकल फेवर चलता है, उसके बिना काम नहीं मिलता। आज ये बोलते हुए बहुत सारे लोगों को सुनते होंगे। सुनते हैं ना? तो हमें क्या लगता है, इंडस्ट्री डिमांड कर रही है, उस डिमांड को हम पूरा नहीं कर पा रहे, इसलिए हम वो बहुत बड़े स्टार नहीं बन पा रहे, इसलिए हमको रोल्स नहीं मिल रहे, एक्टिंग में करियर हमारा नहीं बन पा रहा। तो हम मना भी करते हैं ये सोच के कि ये गलत काम है, और गिल्ट भी खुद ही लाते हैं, जबकि गिल्ट नहीं होना चाहिए। फिर अगर हमने कोई गलती नहीं करी है तो गिल्ट किस बात का? भले वो फाइनेंशियल फेवर हो या फिजिकल फेवर हो, फेवर तो फेवर है, उससे क्या मतलब। अब अगर कास्टिंग डायरेक्टर को आपने ना कर दिया, जो अभी सबने कहा है ना, है ना, सबने बड़ा स्ट्रांगली कहा है ना, अब ये कास्टिंग डायरेक्टर आपका करियर कितना बर्बाद कर सकता है? जहां जहां एग्री करते हो वहां वहां मुझे बताइएगा। पहला, प्रोड्यूसर को बोल सकता है कि भाई ये आर्टिस्ट अवेलेबल नहीं है, यस और नो। दूसरा, बोल सकता है प्रोड्यूसर से कि भाई ये आर्टिस्ट का बिहेवियर खराब है, इसको नहीं लेते हैं। उसको ये तो नहीं बताएगा इसने मेरी बात नहीं मानी है, कोई और रीजन ही देगा। और कैसे करियर खराब कर सकता है आपका कि भाई वो आर्टिस्ट अवेलेबल ही नहीं है, दिए गए एड्रेस पे अवेलेबल ही नहीं है। और क्या बोल सकता है? अपने दोस्तों को फोन करके बोल सकता है कि ये एक्टर, ये एक्ट्रेस खराब एक्टर है, इसको मत लेना। ये आपको ब्लैकलिस्टेड कर सकता है, ये आपकी पब्लिक इमेज को सबोटाज कर सकता है, बर्बाद कर सकता है, क्योंकि वहां पर बैठा है। कितने लोगों को लगता है ये कर सकता है ये सारी चीजें? राइट, हो सकती हैं, क्योंकि हम नए हैं और वो इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस जमा हुआ व्यक्ति है, लेकिन वो इसमें से कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। क्योंकि अगर आपने कास्टिंग का प्रोसीजर जो मैंने बताया ध्यान दिया हो, तो कास्टिंग डायरेक्टर का प्रोफाइल और काम और अथॉरिटी सिर्फ इतना है कि उसको प्रोड्यूसर डायरेक्टर को ऑप्शंस देने हैं। सिलेक्शन की उसकी औकात ही नहीं है, सिलेक्शन की उसको अथॉरिटी ही नहीं है। हम खामखा उसको भगवान बना के घूम रहे हैं, उसको अथॉरिटी नहीं है। उसका काम है हर रोल के लिए 2 से 3 लोग देना, फिर प्रोड्यूसर डायरेक्टर जाने या चैनल जाने, इससे उसका कोई लेना देना नहीं। ठीक है? अब चैनल है, चैनल तो एक कॉर्पोरेट बॉडी है, वो तो कोई इंडिविजुअल नहीं है। तो वो आपसे फाइनेंशियल फेवर 50,000 का, लाख रुपए का लेकर क्या करेगा? क्योंकि वो कोई बॉडी नहीं है। वो आपसे फिजिकल फेवर लेके कॉम्प्रोमाइज करवा के क्या करेगा? क्योंकि कोई बॉडी नहीं है, कोई एक पर्सन ही नहीं है वहां। तो आज ये है, कल वो है, कोई दूसरा है, तो चैनल तो इसमें आता ही नहीं है। अब आ जाते हैं हम प्रोड्यूसर डायरेक्टर पे। अगर फिल्म का मामला है तो भाई वहां पे फिजिकल बॉडी है, राइट? वहां पे फिजिकल बॉडी है जो पैसे ले सकती है, जो आपसे फिजिकल फेवर ले सकती है। लेकिन क्या प्रोड्यूसर डायरेक्टर आपके 1,50,000 से पिक्चर बनाने वाले हैं? एक बात हमेशा इस फिल्म करियर में याद रखना, दुनिया में सारे लोग स्ट्रगलर चल जाएंगे, चाहे वो एक्टर हो, राइटर हो, डायरेक्टर हो, सिंगर हो, लेकिन अगर प्रोड्यूसर ही स्ट्रगलर है तो वो पिक्चर कभी नहीं बनने वाली। अगर प्रोड्यूसर ही 5-5 लाख का चंदा इकट्ठा कर रहा है तो प्रोड्यूसर किस काम का? अरे प्रोड्यूसर तो स्ट्रांग होना चाहिए। तो हम ऐसे प्रोड्यूसर के चक्कर में पड़े क्यों जो पैसे इकट्ठे कर रहा है? या अगर फिजिकल फेवर मांग रहा है और वो एस्टेब्लिश प्रोड्यूसर है या डायरेक्टर है, तो मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आपको सिर्फ प्रूफ करने के लिए बता रहा हूं कि आप भी जानते हैं सच कि आज वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर की बाइंग कैपेसिटी इतनी है कि वो मार्केट से सेक्स परचेज कर सकता है, राइट? उसके लिए वो अपने पब्लिक डोमेन के बिजनेस को कभी भी दांव पे नहीं लगाएगा, क्योंकि ये पब्लिक का बिजनेस है। एक बार इमेज खराब हुई तो हुई, फिर आप उसको बदल नहीं सकते।
ये पब्लिक इमेज का पूरा काम है। कोई भी अपने बिजनेस के साथ, अपने प्रोफेशन के साथ ऐसी हरकतें नहीं करता। तो ये करने वाले लोग कौन है? ये करने वाले लोग वो हैं जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर बनकर आते हैं, होते नहीं हैं। बनकर आते हैं इस चाह में, क्योंकि उन्होंने सुना हुआ है कि इतना फेवर मिलता है, इतना पैसा मिलता है, लेकिन वो एक्चुअल प्रोड्यूसर डायरेक्टर नहीं होते। ज्यादातर ये न्यू कमर प्रोड्यूसर डायरेक्टर होते हैं, नए लोग होते हैं जो इस लालच में ही बनते हैं कि थोड़ा पैसा इकट्ठा कर लेंगे, कुछ मस्ती मजाक कर लेंगे, बस निकल जाएंगे। उनको पिक्चर नहीं बनानी होती। दूसरा, कास्टिंग डायरेक्टर के पास क्योंकि सिर्फ ऑप्शन है, ऑप्शन देने का, वो कुछ नहीं कर सकता। अब अगर मान लीजिए एक जेन्युइन प्रोड्यूसर है, एक रेगुलर प्रोड्यूसर है, उसको कास्टिंग डायरेक्टर ने जाके बोला कि यार वो आर्टिस्ट का ना एटीट्यूड खराब है, तो आपको क्या लगता है? प्रोड्यूसर बहुत खुश होगा कि यार तूने बचा लिया मुझको? वो बोलेगा, गधे, मैंने तेरे को 5 लाख रुपए, 50 लाख रुपए की फीस दी है, तूने मेरे से 3 महीने मेहनत करवाई है, आर्टिस्ट का सिलेक्शन हो गया है, और अब तू बता रहा है कि उसका नेचर खराब है, तो तू उसको लेकर क्यों आया? और अब लेकर आ गया, मैंने चैनल से अप्रूवल ले लिया, तो अब उसको कैसे हटाऊं? चुपचाप लेकर आ। वो बोलेगा अवेलेबल नहीं है, मिल नहीं रही है। बोले ऐसी तैसी, पहले तो जा ढूंढ के ला, तेरा काम है ढूंढना, मैं दोबारा इस पचड़े में नहीं पड़ने वाला। जिंदा है तो ढूंढ के ला, मर गया तो डेथ सर्टिफिकेट ला, लेकिन लेकर आ, क्योंकि ये तेरा काम। क्योंकि उस प्रोड्यूसर ने उसके ऊपर लाखों रुपए की फीस दी है, वो ऐसे नहीं मानने वाला। वो बोलेगा साहब वो आर्टिस्ट खराब है, ऐसा वैसा बदतमीजी करता, कुछ नहीं सुनने वाला। वो बोलेगा मैंने सिलेक्शन कर लिया, बड़ी मुश्किल से इस जॉब से निकला हूं, मैं दोबारा कास्टिंग के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। और पहली बात आपको बता दूं, कोई कास्टिंग डायरेक्टर ये रिस्क लेगा भी नहीं, क्योंकि वो जानता है कुल मिला के मुझे 50 प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ काम करना है। अगर मेरी इमेज खराब हो गई कि मैं आर्टिस्ट का सिलेक्शन तो करवा देता हूं, लेकिन बाद में लेकर नहीं आता, तो मेरा तो पूरा का पूरा जॉब चला जाएगा। और वो अपने जॉब के साथ कभी गद्दारी नहीं करेगा, क्योंकि प्रोड्यूसर सबको कह सकता है कि ये कास्टिंग डायरेक्टर खराब है, इसको काम मत देना, साला बहुत 3 महीने तक परेशान करता है, पैसे भी लेके जाता है और आर्टिस्ट भी नहीं देता है, क्योंकि आपको उसने उसी काम के लिए हायर किया था। तो कभी भी रिस्क ये कास्टिंग डायरेक्टर नहीं लेगा। अब वो आपसे क्या बोलेगा? आपने मना कर दिया कि नहीं सर, मैं फिजिकल फेवर के लिए रेडी नहीं हूं, मैं पैसे देने के लिए रेडी नहीं हूं। एक आपको मैं गारंटीड जवाब बता रहा हूं जो आपको वहां से मिलेगा। आपको पहले बात तो कैसे बोलना है वो समझ लीजिए। आपको क्या बोलना है कि सर कोई बात नहीं, थैंक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी, कोई बात नहीं, थैंक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी। कोई और क्लीन वर्क हो, अगर फिजिकल फेवर की बात हुई है तो कोई और क्लीन वर्क हो तो मुझे जरूर बताइएगा। और पैसों की बात हो तो भी आप कह सकते हैं कि सर विदाउट फंडिंग अगर कोई काम हो तो प्लीज बताइएगा, मैं जरूर आपके साथ काम करना चाहूंगा। अकड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है, रूड नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, प्रोफेशनल एक्टर की तरह जवाब देना है कि सर अगर कोई क्लीन वर्क हो तो प्लीज बताइएगा, अदरवाइज थैंक्स अ लॉट। आपको 100% आंसर मिलने वाला है। मैं तो आपको चेक कर रहा था। 100% आपको आंसर यही मिलेगा, मैं तो आपका टेस्ट ले रहा था। हमने उससे टेस्ट मांगा नहीं था कि मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट तू लेकर आ, लेकिन वो आपको ये बोलेगा क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहता है, क्योंकि उसकी नौकरी दांव पे लगी। तो फिर कई लोग आपको जब मिलते हैं कि उनसे पैसे लिए गए और उनको काम मिला, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया, उनको काम मिला, तो वो लोग कौन होते हैं? क्योंकि ऐसे लोग टकराएंगे और तब मेरी बातें आपको झूठी लगेंगी। ये वो लोग हैं जो बेचारे ट्रैप में फंस गए, क्योंकि जैसा मैंने बताया चैनल ने सेलेक्ट किया, तो चैनल ने सेलेक्ट करके किसको बताया? प्रोड्यूसर डायरेक्टर, कि भाई ये आर्टिस्ट अंडर कंसिडरेशन है। प्रोड्यूसर डायरेक्टर किसको बोलेगा? कास्टिंग डायरेक्टर को, कि ये आर्टिस्ट कंसिडरेशन में है। तो उसके पास फर्स्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है कि ये आर्टिस्ट सेलेक्ट हो गया है, और वो उसका बेनिफिट उठाता है, उसका फायदा उठाता है अपने पर्सनल इश्यूज के लिए। वो अथॉरिटी नहीं है
लेकिन फर्स्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का बेनिफिट लेके बताता है कि मैं अथॉरिटी हूं, मैं आपका सिलेक्शन करवा रहा हूं। और कई लोग इस ट्रैप में फंस जाते हैं। फंसने के बाद उनको काम मिल जाता है जो कि मिलना ही था, तो उनको लगता है इंडस्ट्री ऐसे ही काम करती है, क्योंकि उनका सच वो हो जाता है। तो ये बिल्कुल भी नहीं है। कास्टिंग का प्रोसीजर यही है, इसी तरीके से काम होता है और हमेशा इसी तरीके से होगा भी। इसलिए कास्टिंग काउच, फिजिकल फेवर, इन चीजों से बच के रहें। कुछ भी नहीं होने वाला, इनसे कोई काम नहीं मिलता, किसी को भी आज तक नहीं मिला है। अब अगर आप कास्टिंग में जा रहे हैं, आपने ऑडिशन दिया है, तो नॉर्मली जो रिजल्ट आता है आपके पास, वो कितने दिनों में आता है? क्योंकि सबसे ज्यादा एंजाइटी कब होती है? हम ऑडिशन देके बाहर निकलते हैं और लगता है पता कब चलेगा। तो वो भी आपको क्लियर कर देता हूं। अगर आप 1 डे 2 डे का रोल कर रहे हैं टीवी सीरियल में, ओके, तो आपको रिजल्ट 1 दिन से 4-5 दिन के अंदर रिजल्ट पता चल जाएगा। और रिजल्ट तभी पता चलेगा जब आपका सिलेक्शन होगा। नहीं थी आप बार बार उनको फोन या व्हाट्सएप करके ना पूछें कि सर मैंने ऑडिशन दिया था, क्या हुआ। अगर सिलेक्शन होगा तो आपके पास कॉल आ जाएगा, लेकिन कॉल जरूर उठाएं। अपने फोन की बैटरी, डेटा, रील, टिकटॉक और यूट्यूब पे बर्बाद ना करें। फोन को हमेशा अवेलेबल रखें, क्योंकि बाद में जब किस्मत जागी तो ये एक्सक्यूज काम नहीं करेगा। अरे वो फोन डिस्चार्ज था, अरे मेरे लिए वो अननोन नंबर था, मेरे को पता नहीं चला। तो ऐसा ना करें हमेशा। तो 1 से 4 दिन के अंदर आपके पास काम पता चल जाएगा। अगर वो कैमियो रोल है, थोड़ा पैरेलल लीड से लेकर 3 महीने तक रिजल्ट आ सकता है। 3 महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। और जब पैरेलल लीड पे जाएंगे या थोड़े बड़े रोल पे जाएंगे, तो आपके राउंड ऑफ ऑडिशन कम से कम 1 से लेकर 3-5 ऑडिशन के राउंड्स होंगे। एक राउंड में सिलेक्शन भी नहीं होगा। अगर आप टीवी में ही मेन लीड कर रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन 1 दिन से लेकर 6 महीने में भी रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि टीवी का ऑडिशन बहुत पहले से शुरू होता है, बहुत सारे ऑप्शंस देखे जाते हैं। इसलिए पूरी तरह से उम्मीद छोड़े भी नहीं, उम्मीद तोड़े भी नहीं, और बहुत एंजाइटी भी ना पालें, क्योंकि ये सिस्टम है, इतना टाइम लगेगा। हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि ऑडिशन देके निकले और हमारी एंजाइटी चालू हो जाती है। उसको हटा दे, 6 महीने तक रिजल्ट आएगा। और मेन लीड के लिए कम से कम आपके साथ 5-6 ऑडिशन हो सकते हैं। हो सकता है 1-2 वर्कशॉप कराए जाएं, फिर आपका ऑडिशन दोबारा भी हो, क्योंकि सीरियल लंबे चलते हैं, कैरेक्टर बेस्ड होते हैं, तो वो लोग बहुत ध्यान रखते हैं। यह भी हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, आपकी एक्टिंग स्किल अच्छी है, आपका लुक भी मैच कर रहा है, फिर भी आपको बाद में रिजेक्ट कर दिया जाए। वो रिजेक्शन की बहुत सारी वजह होंगी। आप फैमिली कैलेंडर के साथ मैच नहीं कर रहे हैं, आपका जो को पार्टनर है उसके साथ आपकी केमिस्ट्री मैच नहीं हो रही, लुक मैच नहीं हो रहा है। तो आप अकेले इंडिविजुअल नहीं, आप जिनके साथ काम करने वाले हैं स्क्रीन पर, वो भी एक साथ अच्छे लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, ये बात भी डिपेंड करती है पैरेलल लीड में और मेन लीड में। इसलिए ऑडिशन को बहुत ज्यादा सर पे लेके नहीं चलना है। आपका काम है ऑडिशन देना और बस बात खत्म। अगर आप फिल्म का ऑडिशन दे रहे हैं, छोटे मोटे रोल हैं तो भी, या मेन लीड कर रहे हैं तो भी, आपको 1 दिन से लेकर 1-1.5 साल तक भी लग सकता है वहां से कॉल आने में। इतना समय लग सकता है कि जिस ऑडिशन को देके आप भूल गए उसका कॉल आ जाए कि आपने ऑडिशन दिया था आज से 10 महीने पहले, वो फिल्म के लिए आपको एक बार दोबारा आना है। ऐसा हो सकता है ना। दंगल फिल्म में जो लड़कियां, उन्होंने बताया ना, आपने देखा होगा इंटरव्यू, 1.5 साल बाद कॉल आया उनके पास, क्योंकि फिल्म की कास्टिंग एक बार ही होती है, उस कैरेक्टर को चेंज नहीं कर सकते। तो बहुत सोच समझ के लंबे समय में की जाती है कि वो एक बार में ही पर्दे पे एकदम प्रॉपर जाए। अगर आप एड फिल्म के लिए शूट कर रहे हैं, उसके लिए ऑडिशन दिया है,
तो हो सकता है सेम डे ही शाम से लेकर अगले 3-4 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाए, और उस टाइम पे आपको तैयार रहना है। रिजल्ट आएगा तो क्या बोलेंगे, परसों सुबह शूट है। आप बोलोगे अरे परसों मतलब मैं कैसे जाऊंगा, क्या करूंगा ना, या कल सुबह शूट है। बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि पहला चांस बाय चांस मिलता है और उसको इफ बट करके ऐसा वैसा करके टालना नहीं है। पूरी तरह तैयार रहना है कि अगर वो अगले 2 घंटे में बोले कि पहुंचना है तो मैं पहुंच जाऊंगा। तो इतना टाइम लगता ही है किसी भी रिजल्ट को आने में, तो इतना समय आपको देना पड़ेगा। अब इसके बाद समझते हैं एक और बहुत मेजर चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हम ऑडिशन देने जाएं तो हमें एक्टिंग कैसे करनी चाहिए। अब आपको लगेगा एक्टिंग तो एक्टिंग होती है, कैरेक्टर को समझना है और एक्ट करके आ जाना है, पर ऐसा नहीं है। 4 मीडियम होते हैं एक्टिंग के, फिल्म, टीवी, एड फिल्म, वेब सीरीज। फिल्म, अगर फिल्म का ऑडिशन दे रहे हैं तो ऑडिशन में आपकी स्टाइलाइज्ड एक्टिंग होनी चाहिए, मतलब आपके एक्ट में कुछ अदाएं होनी चाहिए, कुछ एक सिग्नेचर होना चाहिए, स्टाइल होना चाहिए। नहीं समझ पा रहे ना? फिल्म आप बड़े पर्दे पे देखते हैं, पूरा फोकस होके देखते हैं, लार्जर देन लाइफ आपको अगर कैरेक्टर नहीं दिखता है तो आप वो रजिस्टर्ड नहीं होते, और आप रजिस्टर्ड नहीं होंगे तो पब्लिक आपको पसंद नहीं करेगी। इसलिए आप देखते हैं चाहे वो विलन हो, हीरो हो, कॉमेडियन हो, सबका एक स्टाइल है फिल्मों में। लेकिन मैक्सिमम एक्टर गलती ये करते हैं, वो नॉर्मल एक्टिंग करके आ जाते हैं। अब कास्टिंग डायरेक्टर ये सब एक बारीकी से नहीं देखता कि अरे ये स्टाइल में कर रहा है, इसने ये स्टाइल मारा, ऐसा नहीं। उनको लगता नहीं यार ये फिल्म की एक्टिंग कर रहा है, ये फिल्मी एक्टिंग है। क्योंकि फिल्म आदमी 2 घंटे में देख के बाहर निकलेगा तो उसको कैरेक्टर उसके स्टाइल से याद रहता है। वो स्टाइल आपके बोलने के अंदाज में हो सकता है, बॉडी लैंग्वेज में हो सकता है, कैसे भी। अब जैसे अभी आपने फिल्म देखी, बड़ी हिट हुई, पुष्पा झुकेगा नहीं। अब ये कोई करता है जिंदगी में ऐसा? क्या कभी देखा किसी को करते हुए? टीवी में कोई करेगा बहुत गंदा लगेगा, लेकिन फिल्म में अच्छा लगेगा। या वहां पे डायलॉग्स होते हैं, जैसे शाहरुख का है, अम्मी जान कहा करती थी कि कोई भी धंधा छोटा नहीं होता। अब देखें आप, इसमें वॉइस मॉड्यूलेशन है पूरा का पूरा, कितना स्टाइल में वो डायलॉग मार रहा है, अम्मी जान कहा करती थी, पूरा राउंड ऑफ कर रहा साउंड को। नॉर्मली ऐसे कोई नहीं कहता। नॉर्मली कोई भी क्या कहेगा, यार मेरी अम्मी जान कहती थी कि यार कोई भी धंधा छोटा नहीं होता, ऐसे ही बोलेगा, अम्मी जान कहा करती थी। उसमें स्टाइल है, क्योंकि फिल्मों में स्टाइल चलेगा। इसलिए अगर फिल्म के लिए ऑडिशन दे रहे हैं, अपने एक्शन से, एक्सप्रेशन से एक स्टाइल डालें, जानबूझ के डालें, और आप देखिए आपका सिलेक्शन कैसे होगा। क्योंकि लास्ट के 3 में जैसे ही पहुंचेंगे, जिसने स्टाइल रखा होगा अपनी एक्टिंग में, उसका सिलेक्शन 100% होगा। दूसरा है टीवी। अगर आप टीवी के लिए ऑडिशन देने जा रहे हैं, टीवी मीडियम के लिए ऑडिशन देने जा रहे हैं, तो आपका जो ऑडिशन होगा उसमें जो एक्टिंग होगी वो सेमी ड्रामेटिक होगी। सेमी ड्रामेटिक मतलब पूरी तरह से ड्रामा वाली नहीं, एकदम लाउड नहीं, लेकिन थोड़ी सी लाउड। एक्सप्रेशन में, वोकल में, बॉडी लैंग्वेज में थोड़ी सी लाउड। क्यों? क्योंकि स्क्रीन पे आप पूरा कैरेक्टर देखते हैं, जबकि टीवी स्क्रीन आपका होता है 20 इंच का, 32 इंच का। तो वहां पे आप ज्यादातर देखेंगे तो लॉन्ग शॉट भी नहीं लगते, ज्यादातर मिड शॉट लगते हैं। और फिल्म जब आप देखते हैं एज ए ऑडियंस, तो आप डिस्टर्बेंस के साथ नहीं देखते, पूरा फोकस के साथ देखते हैं, राइट? लेकिन टीवी आप जब देख रहे होते हैं तो आप डिस्ट्रैक्शन के साथ ही देख रहे होते हैं। चाय पीते पीते, फोन पे बात करते करते, खाना खाते खाते, परिवार से बात करते करते, मतलब कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन आपके साथ हो रहा होता है। तो ऐसे में अगर आप नॉर्मल सी एक्टिंग कर जाएंगे तो आप रजिस्टर नहीं होंगे ऑडियंस की निगाहों में। इसलिए थोड़ा लाउड जरूरी है। फिल्मों में आपको डॉल्बी साउंड मिलता है चारों तरफ से, पिन ड्रॉप साइलेंस में, जबकि टीवी में साउंड जो मिलता है वो नॉर्मल स्टीरियो साउंड होता है, उसमें भी 10 डिस्टर्बेंस होते हैं। तो अगर एक्टर थोड़ा लाउड नहीं बोलेगा तो वो एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा।
तो आपको ऑडिशन के टाइम पे भी ध्यान रखना है कि जैसा मेरा मीडियम है, जैसी उसकी परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट है, मैं वैसा ही ऑडिशन देकर आऊंगा। आपने टीवी में देखा ही होगा कि कोई सीन चल रहा है और किसी लड़के से कोई गलती हो गई है, राइट? और टीवी सीरियल में गलतियां जो होती हमेशा मर्दों से होती, सारी गलतियां, बिजनेस की गलतियां, घर की गलतियां, और उनको संभालने का काम जो करती हैं वो घर की औरतें करती है। चाहे वो 5 करोड़ का बिजनेस हो, 500 करोड़ का बिजनेस हो, जासूसी करना हो, डॉक्टर वाला कोई काम हो, वकालत वाला कोई काम हो, घर को बचाने वाला कोई काम हो, कुछ भी काम होगा वो औरतें करेंगी। आदमी का काम है सिर्फ बिगाड़ने का, संभालने का काम है औरतों का। और हम लोग को हंसी भी आती है, लेकिन सिंपल सी बात है, वो जो मीडियम है वो लेडीज का मीडियम है, महिलाओं का मीडियम है। वो अपने आप को स्ट्रांग देखना चाहती हैं और हम उनको स्ट्रांग दिखाना चाहते हैं एज ए मेकर। वो अपने आप को डोमिनेट देखना चाहती हैं कि हम डोमिनेट करते हैं अपनी फैमिली को, तो हम उनको वैसा दिखाते हैं। ये पर्पसफुली है। आपने देखा होगा कोई सीन चल रहा है तो लड़के ने बोला कि गलती हो गई मुझसे, अब ध्यान रखूंगा। तो बाप बोलेगा उसका, बेटा कम से कम मेरी इज्जत के बारे में तो सोचा होता। और फिर वो ढाक ढुक म्यूजिक चलेगा, फिर कैमरा पैन होके जाएगा सबके ऊपर, रिएक्शन शॉट होंगे, और फिर मां बोलेगी बेटा तूने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। फिर वो चलेगा ढाक ढुक, फिर सबके रिएक्शंस। फिर बहन बोलेगी भैया मैं तो आपको अपना आदर्श मानती थी, आपने ऐसा कैसे कर दिया। फिर उस पे वो ही सब होगा। फिर ऐसी चाचा, मामा, ताऊ, भैया जितने भी 14-15 लोगों का परिवार है, सब वही बात लाइन बदल बदल के बोलते, राइट? और वो सीन आगे ही नहीं बढ़ता, वो वहीं टिका रहता है। और हमको बड़ी हंसी आती है यार कि कैसा कर रहे हैं लोग। विदेशी भी बड़े मजाक उड़ाते हैं हमारा, पूरा रोस्टिंग करते हैं उसके ऊपर कि ये लोग कैसे करते हैं, सीरियल कैसे बनाते हैं। लेकिन ये पर्पसफुली होता है, इसके पीछे एक मकसद है। क्योंकि बीइंग ए मेकर हम जानते हैं कि हमारी जो मैक्सिमम ऑडियंस है वो घर की वो हाउसवाइफ हैं जो काम कर रही। हमें मालूम है कि अभी सीन चल रहा है, ये सीन के बीच में जाएगी, कुकर की सीटी बची है, ये गैस को बंद करके आएगी, जब तक वापस आए सीन आगे नहीं बढ़ना चाहिए। दरवाजे पे कोई आया है, कॉल बेल बजी है, ये जाएगी, दरवाजा खोलेगी, पूछेगी ताछेगी, उसको भगाएगी या घर के अंदर लेगी। जब तक वापस आए टीवी पे तब तक सीन बदलना नहीं चाहिए। ये अभी सब्जी काट रही है, ये अभी ये काम कर रही है, ये बच्चे का होमवर्क करा रही है, कुछ ना कुछ वो एंगेज्ड है। अगर वो सीन निकल गया तो उसके माइंड से स्किप हो जाएगा, वो उसके साथ कनेक्ट नहीं कर पाएगी। और पर्पसफुली ये सीन शूट किए जाते हैं। आज समझ में आ रहा है? इसके पीछे वैलिड रीजन है। तो जब हम ऑडिशन देने जाएंगे तो भी इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम इस पे पूरा बिलीव करेंगे कि हाँ ये मीडियम है, इसकी रिक्वायरमेंट है, हमें सेमी ड्रामेटिक करके आना है। ज्यादातर एक्टर क्या गलती करते हैं, अरे यार हमसे नहीं होती टीवी वाली एक्टिंग। टीवी वाली एक्टिंग नहीं करोगे तो टीवी में टिकोगे कैसे? टीवी में टिकना है तो टीवी वाली एक्टिंग करनी पड़ेगी, राइट? क्लियर है? सेमी ड्रामेटिक। अब आते हैं एड फिल्म में। एड फिल्म का अगर आप ऑडिशन दे रहे हैं तो आपको ओवर एक्सप्रेसिव होना पड़ेगा। ओवर एक्सप्रेशन, आपके एक्सप्रेशन ऐसे होने चाहिए जैसा चेहरा फाड़ के बाहर निकलने, एकदम जरूरत से ज्यादा एक्सप्रेसिव। आपने देखा ही होगा, बॉर्नवीटा का ऐड आता है, वो बच्चा दूध पीता है, मुंह पे दूध लगा और ऐसे करता है जैसे दुनिया जहान की खुशी मिल गई, ताकत आ गई। लेकिन आपने लाइफ में किसी बच्चे को दूध ऐसे पीते हुए देखा है? इतने शौक के साथ, इतना एंजॉय करते हुए कभी नहीं देखा होगा, है ना? या वो कैडबरी का ऐड आता है, मन में लड्डू फूटा। अब वो चॉकलेट खा के कौन ऐसे करता है? किसी को देखा करते हुए? लेकिन वो एक्सप्रेशन चाहिए। या वो टाइड का आता है, आंटी जी चौंक गई। कौन रास्ते पे खड़ो के आंटी जी ऐसे करती? कोई नहीं करती। लेकिन क्योंकि यहां पे प्रोडक्ट जुड़ा हुआ है,
अगर उसके साथ ओवर एक्सप्रेशन नहीं दिखाया जाएगा तो वो रजिस्टर नहीं होगा कि ये प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है। और मैक्सिमम एक्टर यही गलती करते हैं कि ऑडिशन के टाइम पे ओवर एक्सप्रेसिव होने में बहुत नर्वसनेस फील करते हैं। उनको लगता है यार ये कैसे करेंगे, ये तो बहुत जरूरत से ज्यादा हो रहा है। अरे जरूरत से ज्यादा ही चाहिए, बहुत जरूरत से ज्यादा चाहिए, क्योंकि ओवर एक्सप्रेसिव होना है, क्योंकि ब्रांड को बेचना है, प्रोडक्ट को बेचना है। और जो ये कलाकारी सीख जाता है वो एड वर्ल्ड में काम करता है। आज से जब भी एड फिल्म देखेंगे इस नजरिए के साथ ही देखिएगा, ठीक है। आपने देखा होगा रमेश सुरेश आते हैं 5 स्टार के ऐड में, वो चॉकलेट खाते हैं और करते रहते हैं कोई भी आज तक आपने जिंदगी में एक आइटम नहीं देखा होगा जो 5 स्टार खा के ऐसे करता है। लेकिन वो ऐसा करते हैं इसलिए आज 4 साल से ब्रांड एम्बेसडर बने हुए। उनकी जगह कोई दूसरी नहीं ले पा रहा है। इसलिए बिल्कुल खुल्लम खुल्ला दिल खोल के एक्टिंग करें जब आप एड फिल्म करें। और एड फिल्म में नॉर्मल फेसेस को भी बहुत अच्छा काम मिलता है। जो टॉप लेवल का हो सकता है वो सेलिब्रिटी ले जाए, मॉडल ले जाए, लेकिन जो कॉमन सोसाइटी के रूल्स आएंगे वो अपने ही हाथ में आएंगे। और एड फिल्म में पैसे बहुत अच्छे मिलते हैं, शूटिंग का टाइम कम होता है। अगर आप एक सीरियल कर रहे हैं तो आपको नॉर्मली मिलेगा 5-6 हजार रुपए, लेकिन वहीं एड फिल्म कर रहे हैं तो शुरुआत में ही 50-60 हजार 75 हजार मिल सकते हैं एक दिन के। इतना फर्क है। फिर रिपीट वैल्यू है, रजिस्टर जल्दी होता है प्रोड्यूसर डायरेक्टर के सामने कि इसने वो ऐड किया था। इसलिए ओवर एक्सप्रेसिव होके ऐड फिल्म करनी। फिर फोर्थ है लास्ट मीडियम, वो है ओटीटी प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म है ना। डिजिटल पे आप ओटीटी ले सकते हैं, शॉर्ट फिल्म ले सकते हैं, वेब सीरीज ले सकते हैं, जो भी इस तरह। इसमें आपने अक्सर देखा होगा कि बोलते हैं कि नेचुरल एक्टिंग होती है। तो वाकई इसमें जब भी आपको ऑडिशन देना है तो नेचुरल एक्टिंग या रॉ एक्टिंग ही प्रेजेंट करनी है। नेचुरल एक्टिंग या रॉ एक्टिंग। नेचुरल एक्टिंग मतलब जैसे आप आम जिंदगी में बात करते हैं, और यार क्या हाल चाल है, बता क्या चल रहा है, ऐसा भी कर लिया, ऐसा भी कर लिया, कुछ भी कर लिया, जैसे आप नेचुरली करते हैं। रीजन, जब फिल्म आप देखते हैं तो आप एक हीरो या हीरोइन को देखते हैं, टीवी देखते हैं तो आप एक कैरेक्टर को देखते हैं, एड फिल्म देखते हैं तो आप उसके एक्सप्रेशंस को काउंट करते हैं। लेकिन आप जब ओटीटी प्लेटफॉर्म के डिजिटल कंटेंट को देखते हैं तो आप 5 इंच की स्क्रीन पे देखते हैं, डायरेक्ट 1-to-1 ईयरफोन लगा के देखते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है थोड़ा सब्र रखें, सारे क्वेश्चंस के मैं आंसर करूंगा, आप लिख के रख लें, लिख के रख लें। मैं गारंटी दे रहा हूं कल तक मैं तो जिंदा हूं, तो टेंशन ना लें, मैं आंसर करूंगा। इत्मीनान रखें, भरोसा रखें कि कल तक ये आइटम रहेगा जिंदा मेरे सवालों के जवाब देने के लिए, तो कल दे देगा यार, मुझे भी फिक्र है। लेकिन ये जो चीजें हैं ये मैं, आपने देखा होगा कोई स्क्रिप्ट लेके नहीं बोल रहा हूं, कोई कंटेंट नहीं है, मैं फ्लो में जो मैंने एक्सपीरियंस जिया है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, वो मैं बताता हूं। ऐसे में मैं गलती से भी नहीं चाहता कि जरा सा भी कंटेंट आपसे मिस हो जाए, इसलिए पर्पसफुली मैं क्वेश्चंस लास्ट में लूंगा, प्लीज उसमें मेरे को सपोर्ट करें। ओके, तो जब आप रॉ एक्टिंग करेंगे या रियल एक्टिंग, नेचुरल एक्टिंग करेंगे तो आप बिल्कुल वैसा करें जैसा करें, क्योंकि आपने देखा होगा ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, आपने भी सुना होगा गाली गलौज बहुत होती है। और नॉर्मली हमको लगता है कि यार क्यों करते हैं गाली गलौज, क्या जरूरत है। भाई कोई आदमी सब्सक्रिप्शन लेके ईयरफोन लगा के गाली सुनने को तैयार है तो तुम्हें देने में क्या दिक्कत है। वो पैसे देके ईयरफोन लगा के गाली सुनने को तैयार है तो तुम्हें देने में क्या एतराज है, दे दो। दूसरी बात, आम बोलचाल की भाषा में क्या गाली गलौच नहीं होती, होती है। इसलिए वहां पर भी होती है क्योंकि वहां पे नेचुरल चलता है, वहां पे कोई किसी का हीरोइज्म देखने को नहीं बैठा है। वहां पे देखने वाली ऑडियंस जो है वो ये देखना चाहती है कि मेरे जैसा है, वो लार्जर देन लाइफ नहीं देखना चाहती, वो टीवी का ड्रामेटिक कैरेक्टर नहीं देखना चाहती, वो एड फिल्म का एक्सप्रेसिव कैरेक्टर नहीं देखना चाहती, वो 1-to-1 देखना चाहती।
राइट। और या उसमें थोड़े से इंटेंस सीन होते हैं, थोड़े से ज्यादा रोमांटिक सीन्स होते हैं, तो हमें लगता है कि यार पूरा वेब वर्ल्ड इसी तरह से डार्क है। नहीं, इसके पीछे भी रीजन है, जैसे मैंने पिछले 3 चीजों में बताया। वो एक कैरेक्टर की पर्सनल लाइफ को दिखा रहे हैं, वो गाली देता है तो गाली देगा। क्यों? क्योंकि पहले जो आप देखते थे वो थिएटर आप पब्लिकली देखते थे, तो वहां सेंसरशिप जरूरी हो जाती। टीवी आप फैमिली के साथ देखते हैं तो वहां पे गाइडलाइंस की जरूरत हो जाती है, जो गाइडलाइंस फॉलो करते हैं टीवी वाले। एड फिल्म में भी सेंसरशिप चलती है, लेकिन ओटीटी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कोई सेंसरशिप नहीं है, बिकॉज कि वहां पे इंडिविजुअल ऑडियंस देख रही है। अगर कोई वेब सीरीज देख रहा है, पूरी फैमिली भी देख रही है, तो अपने अपने मोबाइल में सोलो देख रही है, अकेले देख रही है। तो ये उसका इंडिविजुअल राइट है कि वो क्या देखना चाहता है, क्या नहीं देखना चाहता है। यहां पे कोई आपको पिक्चर के हॉल में बैठा के नहीं सुना रहा है गालियां, राइट। यहां पे आपकी इंडिविजुअल चॉइस है ना, तो आप उस कैरेक्टर को वैसा देखना चाहते हो जैसे आपने आम जिंदगी में देखे। इसलिए अगर आपको ऑडिशन के टाइम पे इस तरह की भाषा मिलती है, बिल्कुल ओपनली अपने अंदर के बदमाश को बाहर आने दो और ऑडिशन पे प्ले करके आओ। क्योंकि आप मीडियम को चैलेंज नहीं कर सकते कि साहब मैं तो नहीं दूंगा। होता क्या है, इंटेंस सीन में, गाली गलौच में, या इस तरह की लैंग्वेज में, फाउल लैंग्वेज में, हम ये सोचते हैं मैं तो ऐसा नहीं। भाई आप तो चोर भी नहीं हो, आप तो करप्ट इंसान भी नहीं हो, आप तो वॉचमैन भी नहीं हो। आप वहां पर एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, वो कैरेक्टर गाली देता है। इस तरह की चीजों में हम अपने आप को पर्सनली जोड़ के देखते हैं, जो हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक है। और वो मिस्टेक भी हमारी नहीं है, हमको प्रॉब्लम यह है कि हमारे घर वाले देख लेंगे, सुन लेंगे, तो क्या इंप्रेशन पड़ेगा। हमें खुद भी करने में एतराज नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर घर वाले देख लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यही होता है। इसका भी तोड़ बताता हूं। पहले तो इस बात के लिए रेडी हो जाइए, जैसा मीडियम है वैसा मैं करके आऊंगा। जैसे पंकज त्रिपाठी के बारे में कहा जाता है कि बड़े नेचुरल एक्टर है, सुना होगा आपने। एक बार मेरे से मुलाकात हुई तो मैंने कहा कि पंकज जी आपको सब कहते हैं नेचुरल एक्टर हैं। बोले यार कुछ भी कहते हैं, 12 साल लगा दी एक्टिंग सीखने में, आप कहते हैं नेचुरल एक्टिंग है, तो क्या 12 साल से मैं एस्थेसी करा रहा था? ऐसी एक्टिंग कर पाऊं इसके लिए मैंने मेहनत की है। और आप देखेंगे जब वो सिनेमा करते हैं तो उनकी एक्टिंग में एक स्टाइल होता है, ऐसे करेंगे कुछ तो भी, ये सब स्टाइल है। जब वो एड फिल्म करते हैं तो आप देखिए कैसे फास्ट में बोलते हैं, शटर कफड़र, कुछ तो भी है ना। या उनका पिंकी वाला ऐड आता है, बहुत सारे ऐड आते हैं ऐप के, आप देखिए उनकी एक्टिंग बिल्कुल उस टाइम पे ओवर एक्सप्रेसिव। और जैसे ही वो वेब सीरीज में आते हैं एकदम डल हो जाते हैं, डलनेस के साथ बात करते हैं, नेचुरल बात करते हैं। आपको तीनों मीडियम दिखेंगे। तो इसका एक रियल केस स्टडी बताता हूं। आज के सेशन को फिर हम लोग यहीं पे वाइंड अप करेंगे। बताता हूं। आज के सेशन को फिर हम लोग यहीं पे वाइंड अप करेंगे, फिर नेक्स्ट सेशन कल शुरू करेंगे। मेरे एक स्टूडेंट हैं नितेश करके, जो आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और उनकी लाइफ
क्या मुझे फोन किया था कभी? अरे बोले सर आपको मस्ती सूझ रही है अभी भी, आप समझ ही नहीं रहे हो कितनी बड़ी टेंशन है, अगर घर वालों को पता चल गया तो मैंने कहा हाँ ये प्रॉब्लम है कि घर वालों को पता चला, तो ऐसा कर कि तू घर वालों को मत बता, जैसे तूने बहुत सारी चीजें घर वालों को आज तक नहीं बताई हैं, ये भी मत बता। ऐसा तो नहीं कि तू सारी चीजें घर वालों को बताता है और फिर ही करता है, तो मत बता। बोले वो ठीक है सर, अगर मैंने नहीं बताया वो सही है, लेकिन अगर उनको पता चल गया तो? बोला वेरी गुड, अगर उनको पता चल गया, उन्होंने देख लिया, तो हमको भी तो पता चल गया, हमने भी तो देख लिया कि वो देखते हैं, और अगर वो देखते हैं तो मुझे प्रॉब्लम क्या है? तो जब भी इस तरह के कैरेक्टर्स आएंगे, हमको ये मानना है कि ये कैरेक्टर की जर्नी है, और बीइंग ए एक्टर मुझे पोर्ट्रे करना है। जैसे एक आतंकवादी का रोल करके मैं आतंकवादी नहीं हो जाता, चोर का कैरेक्टर करने से मैं चोर नहीं हो जाता, डॉन का कैरेक्टर करके मैं डॉन नहीं हो जाता, एक करप्ट इंसान का कैरेक्टर करके मैं करप्ट नहीं हो जाता, नेगेटिव इंसान का कैरेक्टर प्ले करके मैं नेगेटिव नहीं हो जाता। इस तरह से ये भी मेरा पर्सनल कैरेक्टर नहीं है, मैं इसको कर सकता हूं और करना चाहिए। ज्यादा दिक्कत है, मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगा अपने घर वालों से इस बारे में बात ना करें, क्योंकि वो भी अपनी पर्सनल इमेज को पहले रख देंगे, आपके काम को बाद में रख देंगे। अब इसमें एक चीज आती है कि सर कैसे करें फिर? देखिए, फीमेल्स को मैं समझ सकता हूं, गर्ल्स को एक प्रॉब्लम आ सकती है, तो आपको पूरा राइट है सभी गर्ल्स को ये पूछने का प्रोडक्शन हाउस से कि आप किस तरह से शूट करेंगे, आप किस तरह शूट करेंगे। ये मेल भी पूछ सकते हैं, फीमेल भी पूछ सकते हैं, आप किस तरह से शूट करेंगे, क्योंकि जो शूटिंग होती है बहुत ट्रिकी वे में शूट होता है, वो वैसा होता ही नहीं है जैसा दिखता है। ओके, तो आप पूछ सकते हैं। फिर किस तरह की कॉस्ट्यूम या ड्रेस होगी, ये भी आप वहां पे जो भी अथॉरिटी है उससे पूछ सकते हैं, वो आपको बताएंगे। वो इवन आपको रेफरेंसेस के लिए आपके कॉस्ट्यूम के फोटो भी दिखाएंगे, वो सारी चीजों में आपको कोऑपरेट करेंगे। रीजन ये मत सोचना कि हम नए हैं तो क्यों बोलेंगे, वो इसलिए बोलेंगे क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि एट द टाइम ऑफ शूटिंग कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो जो जो आप पूछना चाहते हो सब पूछो, पूछने के बाद आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल हो, कर लो। आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल नहीं हो, मत करो। लेकिन फिर लाइफ में रिग्रेट मत लाना कि यार इस तरह का काम आया था मैं नहीं कर पाया। लाइफ में गिल्ट मत लाना कि इस तरह का काम आया था मैं नहीं कर पाया, क्योंकि आपको ही मैं उकसा नहीं रहा हूं, भड़का नहीं रहा हूं ये काम करने के लिए। सारे स्टार्स, सुपरस्टार्स ने इस तरह के रोमांटिक इंटेंस सीन किए हैं। क्या शाहरुख खान ने माया मेम साहब में नहीं किया? क्या अमिताभ बच्चन ने इतना बड़ा स्टार होने के बाद निशब्द में नहीं किया? क्या रेखा ने नहीं किया? क्या विनोद खन्ना ने नहीं किया? माधुरी दीक्षित ने नहीं किया? किसने नहीं किया? प्रियंका चोपड़ा ने नहीं किया? सबने किए हैं। आमिर खान ने किया, अनिल कपूर ने किया है, संजय दत्त ने किया है, सबने किए हैं, क्योंकि वो एक रियल एक्टर है। वो जानते हैं ये एक्टर का कैरेक्टर का परसेप्शन है, ये मेरी पर्सनल लाइफ नहीं है। हम बनना तो चाहते हैं वैसे मेन लीड, लेकिन उनके जैसे डिसीजन नहीं लेना चाहते। उस टाइम पे हम बड़े शर्मदार हो जाते हैं, वो बेशर्म हो जाते हैं। जबकि बीइंग ए एक्टर ऐसा कोई भी डिफरेंशिएशन हमको नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको उस तरह के रोल करने हैं, उस तरह की फाउल लैंग्वेज यूज करनी है, नहीं करनी है, आपका डिसीजन है। आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करेगा कि नहीं आपको ऐसी लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी, आपको ऐसे कपड़े पहनने पड़ेंगे, आपको ऐसा सीन करना पड़ेगा। कोई भी जबरदस्ती नहीं करेगा। आप मना कर दें, उससे आपका काम मिलना भी बंद नहीं होगा, यह भी मैं आपको एश्योरिटी देता हूं। आप अगर ऐसा बोलेंगे तो ऐसा नहीं कि अगली बार वो आपको काम नहीं देगा, बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आप क्लियर रहें। आप मीटिंग में से जब उठें तो हाँ या ना करके उठें। ये नहीं कि मैं सोच के बताती हूं, मैं सोच के बताता हूं और फिर बाद में उनके फोन से बचना शुरू कर दें, या बाद में ना करें। अगर आपका माइंडसेट तभी रेडी नहीं है तभी ना कर दें, ताकि वो दूसरा ऑप्शन देख ले। लेकिन लाइफ में फिर रिग्रेट और गिल्ट ना लेकर आए कि यार ये रोल मेरे से छूट गया। ओके, तो इन बातों का हमको ध्यान रखना है। अब कल जब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तो हम समझेंगे कि ऑडिशन के टाइम पे जब जाते हैं तो पोस्टिंग कैसे देखते हैं, इंफॉर्मेशन कैसे पढ़ते हैं,
जब वहां पर हम जाते हैं तो हमें क्या करना होता है, जब ऑडिशन दे रहे होते हैं तो क्या करना होता है, सेल्फ इंट्रो में किन बातों का ध्यान रखना है, ऑनलाइन ऑडिशन में किन बातों का ध्यान रखना है, और उसके साथ साथ जब ऑफलाइन ऑडिशन देते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना है, फेक ऑडिशन से कैसे बचना है, जो रिजेक्शन होता है उसको कैसे डील करना है। तो कल ये छोटे छोटे चैप्टर बहुत सारे रहेंगे ऑडिशन से रिलेटेड। फिर प्रोड्यूसर का एक्टर आपको कैसे बनना है, कैसे आप बन सकते हैं, क्यों जरूरी है, वो भी कल मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कल का टाइमिंग आपको मैडम बता देंगे, तो कल की टाइमिंग पे हम लोग फिर से मिलेंगे। प्लीज एक ही रिक्वेस्ट है कि टाइम पे सभी लोग आ जाएं। मुझे अच्छा नहीं लगता है 5-10 मिनट बाद डिले शुरू करना, तो बहुत जरूरी है कि सभी लोग टाइम पे आए ताकि हम लोग टाइम पे स्टार्ट कर पाए प्रॉपर वे में। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।